बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1001 पश्चिम की यात्रा से सीखना। नहीं, तुम्हें और क्या चाहिए? स्काउट ने कहा। जाते रहो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि पुलिस स्पष्ट रूप से उस आदमी की ओर झुक रही है जिसने हमें मारा? चलते रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हालांकि मुझे इस तरह पीटा गया था, बराबरी करने का कोई रास्ता नहीं था। मैं ऐसा करने को तैयार नहीं था। लानत है, हमें पहले कभी इतना नुकसान नहीं हुआ, फोटोग्राफर ने अनिच्छा से कहा। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप केवल इसे सहन कर सकते हैं, स्काउट ने कहा। ठीक है, इसे रोको, मैनेजर यिन ने बहस बंद करते हुए कहा। अगर आप कल पुलिसकर्मी से संपर्क करने जाएंगे तो आप कहेंगे कि हम जांच नहीं करेंगे। ये गलतफहमी है। वास्तव में बस इतना ही है? फोटोग्राफर से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैनेजर यिन ने शातिराना ढंग से कहा। मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे पहले कभी इतनी बुरी तरह नहीं पीटा गया। मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ? हालांकि जियोली ने अभी जो कहा वो सही है। पुलिस स्पष्ट रूप से उसे पसंद करती है। हम नहीं कर सकते, हालांकि भले ही हम उसे पुलिस के माध्यम से दंडित नहीं कर सकते, हम इसे स्वयं करना चुन सकते हैं। हाँ, अगर पुलिस नहीं आ सकी तो हम उसे सिखाने के लिए किसी को ढूंढ लेंगे। फोटोग्राफर ने भी वैसा ही किया। हाँ, इसी तरह, प्रबंधक येन ने कहा। धिक्कार है, ये कमीना, ये वास्तव में भारी है। यहाँ हुआन फैंग को नहीं पता कि मैनेजर येन और अन्य लोग अभी भी बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं। वे यहाँ आना चाहते थे और उन्हें अपनी परेशानियां नहीं मिली। परिणाम स्वरूप वे अभी भी अपनी परेशानियां स्वयं ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं। वे नहीं जानते कि क्या करना है। जब मैं अपने आवास पर लौटा तो मैंने बाई जियाओरो को लिविंग रूम में नहीं देखा। हुआन फैंग को इसकी आदत नहीं थी। कुछ समय से बाई जियाओरो यहाँ रह रही थी। जब भी मैं वापस आता मुझे लिविंग रूम में बाई जियाओरो की आकृति दिखाई देती। मुझे इसकी आदत थी। परिणाम स्वरूप इस बार मैंने इसे नहीं देखा। हुआन फैंग को इसकी आदत नहीं थी। साधारण धुलाई के बाद हुआन फैंग अपने कमरे में वापस गया और भंडारण बॉक्स को देखा। परिणाम स्वरूप वो कुछ दिनों तक घर पर नहीं था। हालांकि स्टोरेज बॉक्स ने भी कई चीजों को बदल दिया था। यह विविध वस्तुओं की श्रेणी का था जो बहुत मूल्यवान नहीं था, जिससे हुआन फैंग थोड़ा निराश हो गया। स्टोरेज बॉक्स को हटा दे और हुआन फैंग ने एक फोन कॉल निकाला और ली बिंगयुन को एक संदेश दिया जिसमें बताया गया कि कंपनी ने यहाँ प्रारंभिक काम कर लिया है और वो जियांगजू आ सकती है। क्योंकि देर हो चुकी थी, हुआन फैंग ने फोन नहीं किया, सिर्फ एक संदेश भेजा। सबसे पहले उसने सोचा कि ली बिंगयू बिस्तर पर चला गया है। परिणाम स्वरूप उनका मोबाइल फोन जल्द ही चालू हो गया, जिससे पता चला कि नई जानकारी आने वाली है। परिणाम स्वरूप ये ली बिंगयू का था। ठीक है, मैं कल वहां रहूंगा। इस संदेश को देखकर हुआन फैंग मुस्कुराया और कहा, बहुत देर हो गई, क्या तुम सोए नहीं? कुआ, ली बिंगयुन ने तुरंत उत्तर दिया। हाल ही में कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत अधिक आराम है। अगर मैं दोबारा काम करूंगा तो मुझे जंग लग जाएगी। चिंता मत करो, मेरी कंपनी अभी भी तुम्हारे व्यस्त होने पर बैनर ले जाने का इंतजार कर रही है। हुआन फैंग लौट आए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं विरोध नहीं कर सकता? मुझे विश्वास है कि आप भी ऐसा करते हैं, हुआन फैंग ने उत्तर दिया। इसके अलावा यदि आप जैसा बड़ा सितारा विरोध नहीं कर सकता है तो बाकी लोग और भी बुरे होंगे। ही, सुनो तुम्हारी बात, मुझे दबाव क्यों महसूस हो रहा है? दबाव मत लो, तुम्हें बस सामान्य रूप से झूलने की जरूरत है। मैं तुम्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ, लेकिन ये तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है, अन्यथा तुम्हारा भाई मुझे जाने नहीं देगा। हुआन फैंग लौट आए। जब मेरे भाई की बात आती है तो वो अब भी तुमसे नाराज है। तुम अलविदा कहे बिना चले गए, जिससे वो नाराज हो गया। उसने कहा कि अगली बार जब वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हें अच्छी सजा देगा। ली बिंगयुन ने उत्तर दिया। हाँ, तुम्हारा भाई अगर शराब भी पी ले तो भी मुझे नहीं हरा सकता। मैं नहीं डरता। हुआन फैंग के चेहरे पर भी गर्व की अभिव्यक्ति थी। मेरा भाई भी कमजोर नहीं है। ली बिंगयुन ने अपने भाई के लिए अन्याय की गुहार लगाई। अगली बार मैं उसके साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा, हुआन फैंग ने उत्तर दिया। ठीक है, ये जल्दी है, आप पहले आराम कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले भी आराम कर सकते हैं। शुभ रात्रि, ली बिंगयुन ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि वह भी थोड़ी नींद में है। हालांकि ली बिंगयुन बिस्तर पर जाने से पहले हुआन फैंग के साथ बातचीत करके बहुत खुश है। शुभ रात्रि, हुआन फैंग लौट आए। हुआन फैंग बिस्तर पर लेटे हुए और अपना मोबाइल फोन दूर रखते हुए तुरंत सो नहीं पाए। इसके बजाय वो एक घर खरीदने के बारे में सोच रहा था। अब तो लगता है कि ये घर खरीदना ही पड़ेगा। इसके अलावा सुयुमो की अनुमति से भविष्य में उनके घर में लोग बहुत कम नहीं होने चाहिए। इस तरह अब 4 लोग हैं, खुद और सुयुमो, तान मुक्सु और बाई जियाओरो। क्या ये बढ़ेगा? हुआन फैंग निश्चित नहीं है। ऐसे में हमें बड़ा घर जरूर खरीदना चाहिए। अब हुआन फैंग के पास पैसों की कमी नहीं है। हालांकि उसने अभी 10 से अधिक दास खरीदने के लिए 1 अरब से अधिक खर्च किए हैं, फिर भी उसके खाते में कुछ पैसे हैं। घर खरीदने के बाद वो अपने और अपनी महिलाओं के लिए रहता है। वो बहुत जर्जर नहीं है, उसके हाथ में बस पैसा है। हुआन फैंग ने इस बार कुछ बेहतर खरीदने की योजना बनाई है। कल मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास घर देखने का समय है। बेहतर होगा कि मैं फोम को अपने साथ ले जाऊं। हुआन फैंग ने घर के बारे में सोचा और सो गया। पश्चिम की यात्रा में क्योंकि बंदर राजा ने चप्पे आड़ू चुरा लिए और स्वर्ग महल में एक बड़ी परेशानी पैदा कर दी, अंततः उसे वुक्सी पर्वत के तल पर तथागत द्वारा प्रताड़ित किया गया, जो 500 साल पहले था। हालांकि बंदर राजा ने पहले ही जीवन और मृत्यु की किताब बदल दी थी, साथ ही उसने फ्लैट आड़ू भी चुरा लिया था, इसलिए वो पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के साथ रह चुका था। उसके लिए 500 वर्ष एक समान थे, ये कुछ भी नहीं है। हालांकि वो पहाड़ की तलहटी में है, फिर भी वो नहीं मरेगा। हालांकि मंकी किंग इस बात से खुश नहीं है कि वह आजाद नहीं हुआ है। सौभाग्य से अवलोकितेश्वर प्रकट होता है और उसे अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने का मौका देता है। वह है तान साधु की पूजा करना, जो एक शिक्षक के रूप में शास्त्र सीखने के लिए पश्चिम जाना चाहता है और हर तरह से उसकी रक्षा करना चाहता है। इस तरह वो वुक्सी पर्वत से बाहर निकल गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मंकी किंग ने अंततः इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। तांगमोंग को अपने शिक्षक के रूप में पूजा किया और उन्हें शास्त्र सीखने के लिए पश्चिम जाने की रक्षा की।
फिर उनकी मुलाकात मार्शल तियानपेन से हुई, जो स्वर्ग से चपटा हुआ था, और बड़े जनरल जिसने गलती की थी, यानी बाद में सुअर बाजी और भिक्षु शाह, वे बोधिसत्व के निर्देश के तहत तान भिक्षु की पूजा करने भी आए। फिर 4 शिक्षकों और प्रशिक्षुओं का एक समूह शास्त्र सीखने के लिए पश्चिम गया। कष्ट सहने के बाद वे अनजाने में 1 वर्ष के वसंत में चले गए। 4 शिक्षक और प्रशिक्षु फ्लैट टॉप पर गए। पर्वत पर एक कमल की गुफा थी। गुफा में सोने की सीन का राजा और चांदी की सीन का राजा, 2 बड़े राक्षस और उनके अधीन कई छोटे राक्षस रहते थे। 2 बड़े राक्षस कई वर्षों से पिंगडिंग पर्वत में थे। इस बार मुझे पता चला कि टैंग मोंग यहाँ से गुजरा था। ये जानते हुए कि टैंग मोंग का मांस खाने से आप अमर हो सकते हैं, मेरे मन में भी टैंग मोंग का मांस खाने का विचार आया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1002 खजाने लो। राजा जिनजियाओ और राजा यंजियाओ में उत्कृष्ट क्षमताएं हैं और उनके हाथों में कई खजाने हैं। उन्होंने तांग भिक्षु, सुअर बाजी और भिक्षु शाह को क्रमिक रूप से पकड़ लिया है। केवल मंकी किंग को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। ये दोनों राक्षस मंकी किंग की क्षमताओं से डरते हैं, इसलिए उन्होंने बंदर राजा को पकड़ने से पहले तांग भिक्षु का मांस खाने की हिम्मत नहीं की। बैठक की प्रतीक्षा करें। मैं उस अच्छे भूत को हमारे बच्चे को ले जाने दूंगा और बंदर को वापस रख दूंगा, है ना? राजा यंजियाओ को ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि उसने स्वर्ग में वानर राजा की परेशानी के बारे में सुना था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वानर राजा में क्षमता थी। हालांकि क्योंकि उसके हाथ में खजाना था, वो मंकी किंग से बहुत डरता नहीं था। उनकी राय में भले ही वो काफी मजबूत हो, वो अपने ही खजाने को पाने के लिए बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, राजा जिनजियाओ भी इस बात से सहमत थे कि उन्हें मंकी किंग से अधिक डर लगता है। वो जानता था कि वह अपने कौशल की सहायता से वानर राजा को नहीं हरा सकता। वो केवल अपने खजाने का उपयोग कर सकता था। लेकिन क्या आप अपने बैंगनी सोने की लौकी या मेरी लेनोलिन जैड बोतल का उपयोग करते हैं? चूंकि बंदर के पास महान शक्तियां हैं, मुझे डर है कि वो उसे एक खजाने से नहीं रोक सकता। फिर दोनों ले लो, चांदी की सीन के राजा ने कहा। राजा जिनजियाओ ने इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। और दूसरी ओर वानर राजा को भी अपने मालिक और 2 छोटे मार्शल भाइयों के गिरफ्तार होने के बारे में पता चला है। इसके अलावा पास के पर्वत देवता ने उसे ये भी बताया कि यहाँ के राक्षस इतने शक्तिशाली हैं कि वे पर्वत देवता और भूमि को बंदी बनाकर अपनी गुफा में रख सकते हैं और उनकी बातें सुन सकते हैं। मन ही मन मंकी किंग को भी समझ आ गया कि इस राक्षस की क्षमता छोटी नहीं है। यदि आना कठिन हो तो वह इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। वो केवल इसका लाभ उठाना चुन सकता है। तो मंकी किंग एक बूढ़ा आदमी बन गया। कमल गुफा के पास उसकी मुलाकात 2 राक्षसों से हुई जो उसे पकड़ने के लिए निकले। और दोनों राक्षसों के हाथ में एक जादुई हथियार है। एक बैंगनी सोने की लौकी है, दूसरा लेनोलिन जैड की एक शुद्ध बोतल है। मंकी किंग ने 2 छोटे राक्षसों को यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाया कि वे पेंगलाई पर्वत के पुराने अमर लोग हैं। उसने उन्हें दोनों खजानों के नाम और कार्य भी बताए। जैसे ही उसने नजर घुमाई तो उसे एक ख्याल आया। तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो, बंदर राजा ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे। फिर बंदर राजा एक विशाल लौकी में बदल गया और 2 छोटे राक्षसों के चेहरे देखकर दंग रह गया। बूढ़ी परी, तुम भी परी परिवार का खजाना हो? छोटे दानव से पूछा। आप हुलू के पोते हैं और मैं हुलू का दादा हूँ, बंदर राजा ने कहा। दादाजी भूत ने खुद से कहा, लेकिन उसका चेहरा असंतोष से भरा था और कहा, बूढ़ी परी, हालांकि तुम एक बड़ी लौकी हो, ये बेकार है। हालांकि मैं एक छोटी लौकी हूँ, ये हजारों लोगों को पकड़ सकती है। लोगों को स्थापित करना दुर्लभ है, मैं आकाश में भी लौकी स्थापित कर सकता हूँ, बंदर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। आसमान पर चढ़ो, मुझे डर है कि यह झूठ है। अच्छे भूत ने स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं किया। यदि आप वास्तव में भगवान होने का दिखावा कर सकते हैं, तो आप हमें दिखाने का दिखावा करते हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक बार दिखा दूंगा, बंदर राजा ने कहा। ठीक है। फिर मंकी किंग पहाड़ पर कूद गया और क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसकी आंखें थोड़ी बंद थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रैक्टिस कर रहा हो। हालांकि आत्मा पहले से ही आकाश में थी। उन्होंने तीसरे राजकुमार नेजा से प्रदर्शन में मदद करने के लिए कहा। जब वो बाद में मंत्र पढ़ता तो वो दिन ढक लेता। नेजा की अनुमति मिलने के बाद हुआंग फैंग की आत्मा फिर से शरीर में लौट आई। फिर उसने 2 छोटे राक्षसों के सामने एक मंत्र का पाठ किया। दूसरी तरफ नेजा ने आकाश को ढकने के लिए अपने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया। अचानक पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। भले ही 2 छोटे राक्षस करीब हों, वे एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। इसलिए उन सभी ने विश्वास किया कि सन वुकोंग ने अभी क्या कहा था। उसने वास्तव में उस विशाल लौकी में त्यागी डाल दी थी। फिर 2 छोटे राक्षसों के सामने बंदर ने एक नकली बंदर को विशाल लौकी में डाल दिया और फिर वो वहां से जाना चाहता था। लेकिन ये 2 छोटे राक्षस चिंतित हैं। अब बंदर राजा को बूढ़ी परी ने अपने लौकी में डाल दिया है। वे करते क्या है? मैं अपने जीवन में वापस कैसे आ सकता हूँ? चर्चा के बाद दोनों राक्षसों ने बंदर राजा के हाथ में मौजूद विशाल लौकी को अपने खजाने से बदलने का फैसला किया। इस तरह वे न केवल बंदर राजा को पकड़ सकते हैं, बल्कि एक खजाना भी प्राप्त कर सकते हैं जो आकाश को पकड़ सकता है। हालांकि उन्हें इसे 2 खजानों से बदलने की जरूरत है। वे निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। एक पल के लिए झिझकने के बाद बंदर 2 छोटे राक्षसों के हाथों में रखे खजाने को बदलने के लिए अपने हाथ में मौजूद लौकी का उपयोग करने के लिए सहमत हो गया। बाद में 2 छोटे राक्षस खुशी खुशी विशाल लौकी को वापस कमल की गुफा में ले गए और बंदर बाहर गर्व से मुस्कुरा रहा था। इस समय राजा जिनजियाओ और राजा यंजियाओ बंदर राजा को पकड़ने के लिए गुफा में अपने अधीनस्थों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही 2 छोटे राक्षस वापस आ गए हैं। हालांकि उनके हाथों में बैंगनी सोने की लौकी और यांगजी जैड की बोतल चली गई है और उन्होंने उनकी जगह एक विशाल लौकी ले ली है। स्वाभाविक रूप से 2 छोटे राक्षस योगदान आमंत्रित करने में व्यस्त हैं। हालांकि एक प्रदर्शन के बाद राजा जिनजियाओ और राजा यंजियाओ को पता चला कि बड़ी लौकी नकली है। मंकी किंग अपने 2 असली खजानों को बदलने के लिए एक नकली चीज का उपयोग करता है। अच्छा भाई, अगर बंदर का बच्चा है तो उसे कुछ न कुछ ढूंढने आना ही चाहिए। हमें इससे निपटने का कोई तरीका खोजना होगा।
इस समय राजा जिंजियाओ ने घबराकर कहा कि वो मंकी किंग से अधिक डरता था। अब वानर राजा ने उसके साथ 2 खजाने ठग लिए और उसका मन और भी भयभीत हो गया। हाँ, इस समय राजा यिंजियाओ 2 छोटे राक्षसों पर क्रोधित होने की परवाह नहीं कर सकते थे और उन्होंने जवाब में सिर हिलाया। उसके बाद दोनों राक्षस दुखी होकर उपाय सोचने लगे। जल्द ही चांदी की सीन के राजा की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, भाई, हमारे पास अभी भी सामने सोने की रस्सी है। सामने वाली सोने की रस्सी अभी भी गनियान के हाथ में है। सुनहरे सीन के राजा ने कहा, मैं ड्रैगन गुफा में वापस जाऊंगा और गनियान से सामने की सोने की रस्सी लाने के लिए कहूंगा। चांदी की सीन के राजा ने कहा, राजा चलो, इस बार हम कुछ भी नहीं चुकेंगे। इस समय 2 के जमीन पर घुटने टेकने से भी गलती हो गई। छोटे दानव ने जल्दी से कहा, ठीक है, तुम दोनों साथ चलो। चांदी की सीन के राजा ने कहा। धीमा, राजा जिंजियाओ ने कहा, इस बार तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा। चलो, बुढ़िया को मशाल लेकर आओ। हाँ, 2 छोटे राक्षसों ने झट से उत्तर दिया। इसलिए 2 छोटे राक्षस जो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, खुशी से चले गए। जब वे गुफा से ज्यादा दूर नहीं थे तभी वानर राजा ने उन्हें फिर से घूरकर देखा तो बंदर राजा ने 2 छोटे राक्षसों को रहने के लिए जगह दी और उन्हें 2 बालों वाले 2 छोटे राक्षसों में बदल दिया। फिर वो ड्रैगन गुफा में गया और बूढ़ी चुड़ैल को धोखे से बाहर निकाल दिया। सड़क के बीच में मंकी किंग ने अपना मूल आकार बदल लिया और बूढ़ी चुड़ैल को मार डाला। ये सिर्फ एक लोमड़ी की आत्मा है। मुझे क्या लगता है कि यह क्या है? हाँ, वानरराज ने देखा कि बूढ़ी चुड़ैल मारे जाने के बाद अपने असली रूप में आ गई। वो हंसा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1003 के आप सहमत होने का साहस करते हैं? उसके बाद बंदर राजा को बूढ़ी लोमड़ी के शरीर के पास सामने की सोने की रस्सी मिली। उसने उसे हटा दिया और वो खुद एक बूढ़ी चुड़ैल महिला और 2 छोटे राक्षस बन गए और उसे कमल की गुफा तक ले जाना जारी रखा। मेरे बेटे ने मुझसे यहाँ आने के लिए कहा। क्यों? लोट्स गुफा में पहुंचने के बाद मंकी किंग ने मुस्कुराते हुए राजा जिंजियाओ और राजा यिंजियाओ से पूछा। चूंकि वो इस समय बूढ़ी चुड़ैल थी, इसलिए 2 बड़े राक्षस उसे नहीं पहचान पाए। गनियान, हमने डोंगटू से तांग भिक्षु को पकड़ लिया है और हम अकेले इसका आनंद लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। कृपया आए और गनियान के साथ भोजन करें, अन्यथा हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। सुनहरे सीन के राजा ने कहा। आइए गनियान को आमंत्रित करें। एक है टैंग मॉन्ग का मांस खाना, दूसरा है बंदर को पकड़ना। सिल्वर हॉर्न किंग ने भी कहा। तुम मेरी सामने की सोने की रस्सी से बच नहीं सकते, भले ही तुम सूर्य वाकर को माप लो। बंदर राजा हंसे और कहा, हाँ ये है। दोनों राक्षस सहमत हो गए। हालांकि सुअरबाजी अभी भी बंदर राजा से बहुत परिचित है। उसने तुरंत पहचान लिया कि पुरानी चुड़ैल को उसके बड़े मार्शल भाई मंकी किंग ने बदल दिया था। थोड़ी देर के लिए वो अपने शब्दों से चूक गया और दोनों राक्षसों को संदेह हुआ। जब बंदर ने देखा कि वो दिखावा नहीं कर सकता तो वो केवल अपना असली शरीर बदल सकता है और 2 राक्षसों से लड़ सकता है। उसने चांदी की सीन वाले राजा को सोने की रस्सी से फंसा दिया, लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। चांदी की सीन का राजा सोने की रस्सी का मंत्र भी जानता था। जब बंदर ने ध्यान नहीं दिया तो उसने सोने की रस्सी खोल दी और बदले में बंदर को सोने की रस्सी से पकड़ लिया। उसे उससे वापस छीन लिया। जिन लॉकी और यांगजी जेड बोतल 2 प्रकार के खजाने हैं और बंदर राजा को भी गुफा में वापस ले जाया गया। सबसे शक्तिशाली वानर राजा पकड़ा गया। राजा जिंजियाओ और राजा यिंजियाओ 2 बड़े राक्षस थे। उन्हें एक पल में राहत मिली। जब वे अच्छे मूड में थे तो उन्होंने खूब शराब पी ली और जल्द ही नशे में धुत हो गए। इस समय बंदर राजा ने भिक्षुशाह से अपने शरीर से एक बाल काटने के लिए कहा। फिर उसने उन बालों को आरी में बदल दिया, अपने शरीर पर रस्सी काट दी और छेद से बाहर निकलने के बाद बंदर राजा खुद भाग निकला और जो लोग दोष देना चाहते हैं उन्हें भ्रमित करने के लिए गुफा में डालने के लिए एक नकली बंदर राजा निकला। महान राजा, यह अच्छा नहीं है। बाहर एक और बंदर है। वो कहता है कि वो सभी प्रकार का बंदर है। इस समय एक छोटे राक्षस ने जल्दी से 2 बड़े राक्षसों को सूचना दी। भाई जियान, मैंने अभी एक ग्रैंडवॉकर को गिरफ्तार किया है और अब मेरे पास एक और ग्रैंडवॉकर है। गोल्डन हॉर्न के राजा ने नशे में कहा। चिंता मत करो, बच्चा यही है, मैं उसे ले आऊंगा। चांदी की सीन के राजा ने अपना बैंगनी लौकी उठाया और कहा, हाँ, उसे वापस ले आओ। सुनहरे सीन के राजा ने कहा। जब चांदी की सीन का राजा गुफा से बाहर आया तो उसने वहां सुन वुकोक जैसा एक बंदर देखा। आप धूप में चलने में अच्छे हैं, लेकिन आपको बाहर भागना होगा। चांदी की सीन के राजा ने कहा। हम सिनवॉकर मेरा भाई है और मैं सूरज हूँ, ये तुम्हारे लिए है। मंकी किंग ने कहा। मैं भी तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें फोन करूंगा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मैं तुम्हारे भाई को जाने दूंगा। चांदी की सीन वाले राजा ने कहा। तुम मुझे 1000 कहते हो, मैं 10,000 का वादा करता हूँ, बंदर राजा ने कहा। गुंजन, चांदी की सीन के राजा ने ठंडी खर्राटे ली, लेकिन बैंगनी और सोने की लौकी ले ली। लौकी के मुंह से बंदर राजा को पुकारा, आप सूरज कर सकते हैं। तुम्हारे दादाजी यहाँ हैं, वानर राज ने ऊंचे स्वर से उत्तर दिया। सबसे पहले वानर राजा ने सोचा कि वो नहीं है जिसने सूर्य की पूजा की थी, इसलिए लौकी ने खुद को अंदर नहीं डाला। परिणाम स्वरूप लौकी ने सच्चे और झूठे में अंतर नहीं किया। जैसे ही वो सहमत हुआ, उसे चूस लिया गया। सौभाग्य से बंदर राजा ताइशांग लाओजुन की कीमिया भट्टी में हुआ करता था। यहाँ तक कि ताइशांग लाओजुन की वो कीमिया भट्टी भी उसे परिष्कृत नहीं कर सकती, तो ये लौकी भी उसे परिष्कृत नहीं कर सकती। 2 भाई, सुनहरे सीन के राजा और चांदी की सीन के राजा, इस स्थिति को नहीं जानते थे। वे ये देखकर बहुत खुश हुए कि बंदर राजा को बैंगनी सोने की लौकी में चूस लिया गया था। वे मंकी किंग को परिष्कृत करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे पैर पिघल गए हैं। बैंगनी लौकी में बंदर राजा चिल्लाया। निस्संदेह इस समय उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ बाहर के 2 बड़े राक्षसों के लिए काम किया। 2 बड़े राक्षस वास्तव में गिरवी रखे गए थे। जब ये पुष्टि हो गई कि जिंगसन पिघल गया है तो राजा यिंजियाओ ने बैंगनी सोने की लौकी खोली और अंदर देखा। इस समय मंकी किंग ने बाहर उड़ने और एक छोटा दानव बनने का अवसर लिया।
वो असली बैंगनी सोने की लौकी ले गया और उसे नकली जगह में बदल दिया। दो राजा, बाहर एक और यात्री सूरज है। वो गुफा के बाहर चिल्ला रहा है और डांट रहा है। दो बड़े राक्षस चार तांग भिक्षुओं की फसल का जश्न मनाते हैं और एक छोटा राक्षस रिपोर्ट करने आता है। बंदर के घोंसले में छेद कर दिया। गोल्डन हॉर्न के राजा ने खड़े होकर कहा, सामने सोने की रस्सी से बंधा हुआ सनवॉकर है। बैंगनी सोने की लौकी ने सनवॉकर स्थापित किया है, अब एक और सनवॉकर है। भाई, तुम किस बात से डरते हो? चांदी की सीन के राजा ने लापरवाही से कहा, मैं इस बैंगनी और सुनहरे लौकी में 1000 लोगों को रख सकता हूँ। इसमें कितने बंदरों को स्थापित किया जा सकता है, मैं उसे बाद में स्थापित करूंगा। ठीक है, राजा जिंजियाओ को भी कहना चाहिए। जब राजा यिंजियाओ गुफा से बाहर निकले और एक बंदर को देखा तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। पोते, क्या तुम सहमत हो? मैं तुम्हें फोन करूंगा, क्या तुम्हें हाँ कहने की हिम्मत है? सन वुकोंग ने भी कहा, और फिर पीछे से वो चांदी के कोने वाले राजा में बैंगनी सोने की लौकी के समान लौकी लेकर आया। चांदी की सीन के राजा ने उस लौकी को देखा जिसे बंदर राजा ने बाहर निकाला था, और वो चौंक गया। उसने पूछा, वो लौकी कहाँ से है, यात्री सूरज? वो लौकी कहाँ से है? बंदर राजा से पूछा, मैं लौकी में था जिसे पृथ्वी खुलने के बाद कुनन पर्वत में एक परी बेल से तोड़ा गया था। चांदी की सीन वाले राजा ने गर्व से कहा। हाँ हाँ, वे यही है। बंदर राजा हंसा और बोला, मैंने भी यह लौकी वहीं से उठाई थी। मुझे विश्वास नहीं होता, चांदी की सीन के राजा ने कहा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? बंदर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेल पर 2 लौकी थी, तुम्हारी एक मादा थी और मेरी एक नर था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष या महिला, मैं आपको कॉल करूंगा। क्या आप सहमत होने की हिम्मत करते हैं? चांदी की सीन के राजा ने गुस्से से कहा। इसे कहते हैं, बंदर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। पोता वाकर, चांदी की सीन का राजा एक बार फिर अपने हाथ में लौकी के मुंह से हुआंग फैंग पर चिल्लाया। दादाजी यहाँ है, वानर राज ने उत्तर दिया। हम। चांदी की सीन वाले राजा ने लौकी को अपने हाथ में देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो स्तब्ध और घबरा गया। उसने फिर पुकारा, मुसाफिर सूरज। दादाजी यहाँ है। हुलू की अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पोता वॉकर, राजा यिंजियाओ फिर से बुराई में विश्वास नहीं करते। दादाजी यहाँ है। मंकी किंग ने जवाब देना जारी रखा। अब दुनिया बदल गई है। आपकी लौकी ने अपने पति को देख लिया है और आपने यांग वे की हिम्मत नहीं की। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सिल्वरहॉर्न के राजा को कोई परवाह नहीं थी और फिर उसने पुकारा, पोता वॉकर। दादाजी यहाँ है, दादाजी यहाँ है, दादाजी यहाँ है, वानर राज ने उत्तर दिया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1004 यांगजी बोतल। बंदर राजा पहाड़ी पर कूद गया और चांदी की सीन के राजा से चिल्लाया, चांदी की सीन के राजा। राजा यिंजियाओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अभी भी अपनी लौकी जांच रहा था। उसने एक अवचेतन प्रतिक्रिया दी। तभी उसके शरीर को एक जबरदस्त सक्शन महसूस हुआ। ये बंदर राजा के हाथ में लौकी से आया था। फिर सक्शन के तहत उसका शरीर असली बैंगनी लौकी में उड़ गया। सिल्वरहॉर्न किंग चिल्लाया। संघर्ष करना चाहता था लेकिन किसी भी मामले में नहीं कर सका। यह बैंगनी लौकी में चूसा गया था। अच्छा भाई, कमल गुफा में सुनहरे सीन के राजा को जब पता चला कि उसके छोटे भाई को सूर्य जीआई ने छीन लिया है तो वो बहुत रोया। इस समय सुअरबाजी ने भी अवहेलना करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा जिंजियाओ पर व्यंग्य किया। क्रोधित राजा जिंजियाओ सुअरबाजी को पकाने ही वाला था। वहां एक छोटा दानव ये बताने के लिए आ रहा था कि यह वॉकर का पोता था और वो फिर से चिल्लाने और डांटने के लिए बाहर चला गया। छोटे बच्चों, पहले 8 सुअर के छल्ले लटकाओ। जब मैं पोते को पकड़ लूंगा तो मैं एक साथ भाप लूंगा, गोल्डन हॉर्न के राजा ने गुस्से से कहा। हाँ, बाद में राजा जिंजियाओ कमल गुफा से बाहर गए और बंदर राजा से लड़े। हालांकि राजा जिंजियाओ स्पष्ट रूप से मंकी किंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। बंदर राजा ने एक अलग शरीर बनाने के लिए केवल एक बाल का उपयोग किया जो कि राजा जिंजियाओ के बराबर था। हालांकि मंकी किंग का असली शरीर कमल की गुफा में घुस गया था, छोटे राक्षसों को तोड़ दिया था और अपने मालिक और शिक्षक भाई को बचा लिया था। जब बंदर राजा गुफा में था उसने गोल्डन हॉर्न किंग का लेनोलिन और बाजियो पंखा छीन लिया। इस समय मंकी किंग और अलग हो चुके मंकी किंग थक गए थे। वे आराम करने के लिए गुफा में प्रवेश करना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से उनकी मुलाकात मंकी किंग से हुई जो गुफा छोड़ने जा रहा था, इसलिए वे फिर से लड़े। गोल्डन हॉर्न राजा वांग पहले से ही बहुत थके हुए थे और उनके पास कोई बड़ी क्षमता नहीं थी। सारा खजाना बंदर उठा ले गया, अतः वो लंबे समय तक अपने अधीनस्थों से पराजित होता रहा। जब बंदर गोल्डन हॉर्न राजा को बैंगनी लौकी में ले जाना चाहता था तो अचानक एक बादल आ गया। दा शेंग, कृपया इसे धीरे धीरे करें। बादलों से ताइशांग लाओजुन की आवाज आती है। अपनी जान बचाओ। गोल्डन हॉर्न के राजा ने लाओजुन की शक्ल देखी, डर के मारे जल्दी से घुटने टेक दिए और फिर उसका असली शरीर निकला। ये छोटा लड़का ही था जिसने लाओजुन को स्टोव देखने में मदद की। प्रशिक्षु, तुम्हारे भाई तुम्हें निचली दुनिया से भागने और इस आपदा का कारण किसने बनने दिया? राजकुमार ने लड़के से पूछा। सर, यह इस लौकी में है। सन वुकोंग ने अपने हाथ में बैंगनी लौकी की ओर इशारा किया और भगवान से कहा। वो लौकी है जिसका उपयोग मैं गोली रखने के लिए करता था और वो बोतल जिसका उपयोग मैं पानी रखने के लिए करता था। उन्होंने इसे मुझसे चुरा लिया। महान ऋषि, कृपया इसे मुझे लौटा दे, ताइशांग लाओजुन ने वानर राजा से कहा। ओह बूढ़े आदमी, तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों को राक्षसों की बुराई करने के लिए उकसाने के लिए क्या करना चाहिए? बंदर राजा से पूछा। यह मेरे पति का ढीला अनुशासन, पाप और पाप है, ताइशांग लाओजुन ने वानर राजा से कहा। हाँ, क्योंकि आप अपनी गलती आमने सामने स्वीकार करते हैं तो इसे आपको वापस कर दे। बंदर राजा ने बैंगनी सोने की लौकी को ताइशांग लाओजुन को सौंप दिया और कहा। मंकी किंग अन्य खजानों को भी अपना बनाना चाहता था लेकिन जाहिर तौर पर वो बेवकूफ बनाने में अच्छा स्वामी नहीं था, इसलिए उसने मंकी किंग द्वारा अपने शरीर में छुपाए गए सभी खजानों को ले लिया, जिसमें सोने की रस्सी, यांगजियो जिन की बोतल और केले का पंखा भी शामिल था। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चला गया।
और बंदर राजा को खोए हुए खजाने की ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्हें हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। भले ही उसके पास वो खजाना न हो, फिर भी उसे डर नहीं था। लेकिन जब ताइशांग लाओजुन 2 बच्चों के साथ दूसरी तरफ चला गया तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी बाहों में कुछ बदल गया है। उसने अपनी बाहों में कुछ निकाला और उसे देखा, लेकिन उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस बोतल की कारीगरी बहुत ही उत्कृष्ट और सुंदर है, जो पहले से भी बदतर नहीं है। हालांकि ये केवल उपस्थिति से निकाला गया निष्कर्ष है और ताइशांग लाओजुन पहली बार सामने आया। ये बोतल महज एक नश्वर चीज है और इसे परिष्कृत करने की सामग्री बहुत सामान्य है, इसलिए इसकी तुलना लेनोलिन जेड की अपनी शुद्ध बोतल से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। हालांकि चाहे वो अपनी बाहों में कैसा भी दिखे, उसे अपनी लेनोलिन की बोतल नहीं मिल रही है। उसे इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि उसकी लेनोलिन की बोतल खो गई है। लेकिन आपकी बोतल कैसे और कब खो गई? मैं तो दिखा ही नहीं। इससे ताइशांग लाओजुन बहुत आश्चर्यचकित और भ्रमित हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि उनकी जादुई शक्ति टैटिंग में भी, जो कि अमरों के जंगल की तरह है, शीर्ष पर है। किसी के लिए भी भूत को जाने बिना उसकी बाहों से चीजें चुराना संभव है, भले ही वो तथागत ही क्यों न हो। हालांकि अब किसी के पास लेनोलिन जेड की अपनी बोतल नहीं है। इसके बजाय एक और बोतल है जिसे मैंने पहले नहीं देखा है। जाहिर है यह अकारण नहीं होगा, इसे जरूर किसी ने बनाया होगा। लेकिन यह शख्स कौन है? पूरे रास्ते सोचने के बाद लाओ जून को नहीं पता था कि यह किसने किया। सौभाग्य से बोतल उसके लिए एक खजाना है, लेकिन इसका उपयोग केवल पानी रखने के लिए किया जाता है। ये बहुत उपयोगी नहीं है। जब तक वो गोलियों का उपयोग करता है, वो अन्य अमरों के साथ एक और बोतल का आदान प्रदान कर सकता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि यह पिछली बोतल जितनी अच्छी हो, यह इसके साथ काम चला सकती है। यह उपयोग के लिए है। हालांकि जहां तक बोतल के खो जाने की बात है, लाओ जून इसे नहीं भूले। हालांकि वो गुप्त रूप से इसकी जांच करने वाला था। आखिरकार अगर यह बात फैली तो यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बाहों में मौजूद चीजें लोगों, देवताओं और भूतों ने अनजाने में चुरा ली। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वह अक्षम है? इसलिए यह अभिशप्त है कि लाओ जून केवल गुप्त रूप से ही इस मामले की जांच कर सकता है। हुआंग फेंग भोर तक सोता है। आंतरिक शक्ति और जादू की खेती के कारण हुआंग फेंग आमतौर पर सोने के बजाय कम और कम सोते हैं, और कभी कभी सोने से उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। जब हुआंग फेंग ने भंडारण बॉक्स को देखा तो वह बेहतर मूड में था। कल उसने कोई अच्छी चीज नहीं देखी, लेकिन आज एक और चीज है जो उसे उत्साहित कर रही है। लेनोलिन की बोतल। हुआंग फेंग ने ध्यान से अपने हाथ में बोतल को रगड़ा, जो स्वर्ग का खजाना होने के योग्य है। यह अलग महसूस होता है। लेनोलिन जैद बोतल। ये पश्चिम की यात्रा की दुनिया में ताइशांग लाओजुन के हाथ से आती है। यह एक जादुई हथियार है जिसका उपयोग ताइशांग लाओजुन द्वारा पानी को रोकने के लिए किया जाता है। यह न केवल लोगों को जादुई हथियार में समाहित कर सकता है और उन्हें परिष्कृत कर सकता है, बल्कि दुनिया भर से पानी को अवशोषित कर सकता है, इसे संग्रहित कर सकता है और इसे अपने लिए उपयोग कर सकता है। बेशक हुआंग फेंग यांगजी यूजिंग बोतल के नाम से कोई अजनबी नहीं है। आखिरकार उसने कई बार पश्चिम की टीवी यात्रा देखी है और स्वाभाविक रूप से इस खजाने को जानता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1005 अनुसंधान संस्थान का अधिग्रहण। पश्चिम की यात्रा की दुनिया में 2 स्थान हैं जहां यांगजी जैद फूलदान दिखाई देता है। एक ये है कि गुआनिन बोधिसत्व ने जिनसेंग फल के पेड़ को बचाने के लिए अपने जैद फूलदान में पानी का इस्तेमाल किया था, जिसे बंदर राजा ने गिरा दिया था। दूसरी बात यह है कि पिंगडिंग पर्वत के गोल्डन हॉर्न राजा, जो तांग मोंग को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उनमें से एक के हाथ में भी ऐसी चीज है। ये चीज उसकी अपनी नहीं है, बल्कि वो ताइशांग लाओजुन से आए हैं और वहां से चोरी हो गई थी। हालांकि राजा जिंजियाओ की यांगजी यूजिंग बोतल और गुआनिन के कार्य के बीच कुछ अंतर प्रतीत होता है। गुआनिन के हाथ में जियालू मृत जिनसेंग फलों के पेड़ों को बचा सकता है, जबकि राजा जिंजियाओ के हाथ में लोगों को चूसकर उन्हें परिष्कृत किया जा सकता है। हालांकि दोनों यूजिंग बोतलों में एक बात समान है, वे दुनिया भर से पानी खींच सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं। अब हुआंग फेंग की बोतल राजा जिंजियाओ के हाथ में है। हालांकि जब वो शुरुआत में मंकी किंग से लड़ रहे थे तो इसकी कोई खास भूमिका नहीं थी। ये वास्तव में है कि 2 भाइयों राजा जिंजियाओ और राजा येंजियाओ के हाथों में बहुत सारे खजाने हैं। बैंगनी सोने की लौकी और सामने की ओर सोने की रस्सी अकेले ही बंदर को बहुत कष्ट पहुंचाती है। यदि वे दृढ़ता से मिलते हैं तो वे वानर राजा को बहुत कष्ट पहुंचाएंगे। दूसरे शब्दों में, वानर राजा के पास वास्तव में उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने दोनों राक्षसों को वश में करने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया। क्योंकि उसने पश्चिम की यात्रा में दुनिया की चीजें प्राप्त की हैं, जो उसे प्रथम श्रेणी की स्थिति से गुजरने में मदद करती है, साथ ही उसे बाइस याओरोशे के साथ संबंध बनाने देती है। हालांकि आड़ू उसके द्वारा खाया गया है, इसलिए कोई ट्रांसमिशन वाउचर नहीं है। क्योंकि उसने पहले उस स्थान की चीजें हासिल कर ली है, हुआंग फेंग को अभी भी पश्चिम की यात्रा की दुनिया की चीजें फिर से प्राप्त करने के बारे में कुछ भ्रम है। आखिरकार ये कई अमर और जादुई हथियारों वाली दुनिया है। यह उसके लिए कुछ भंडारण बक्सों को लापरवाही से बदलने के लिए पर्याप्त है। आज हुआंग फेंग जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो आखिरकार पैदा हो गई है। भंडारण बक्से ने उसके लिए फिर से एक अच्छे बच्चे की जगह ले ली है। हुआंग फेंग लेनोलिन जैद बोतल से बहुत संतुष्ट है। थोड़ी देर तक बोतल को फिर से रगड़ने के बाद हुआंग फेंग ने उसे नाजी में डाल दिया और फिर दरवाजे से बाहर चला गया। उनके पास आज भी बहुत कुछ है। सबसे पहले हुआंग फेंग को एक जगह मिल जाएगी। जब उनका शोध संस्थान स्थित है तो वो लंबे समय से दासों का आदान प्रदान कर रहे हैं और अब उन्हें काम करने देने का समय आ गया है। आखिरकार वे जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना बेहतर होगा। इस तरह उसे कम परेशानी होगी। इसके अलावा ली बिंग्यून आज आ रहे हैं। उसे जो चाहिए उसके लिए उससे मिलना ही होगा। इसके अलावा छोटी लड़की जू मैंग्जू ने कल रात उससे मदद मांगी, उसे भी ये करना होगा, अन्यथा छोटी लड़की खुद को ढूंढ सकती है। इसके अलावा हुआंग फेंग नहीं चाहता कि झांग मिंगजी माँ और बेटी को परेशान करना जारी रखे।
उसी समय हुआन फैंग यह नहीं भूले हैं कि वह एक घर खरीदना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके एक घर खरीदना चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके सु यूमो और अन्य लोगों के साथ रहना चाहते हैं। हुआन फैंग आने वाले सहवास जीवन के लिए काफी उत्सुक है। इसके अलावा हुआन फैंग एक मीडिया संगठन भी खरीदना चाहते हैं जो पहले उनके पास था, लेकिन अब उनकी खुद की मनोरंजन कंपनियां स्थापित हो गई हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो कुछ गले को भी अपने हाथों में नियंत्रित करते हैं ताकि यह अधिक हो सके भविष्य में कंपनी को संभाले रखना उनके लिए सुविधाजनक होगा। जब वो एक मीडिया संगठन खरीदना चाहता है तो हुआन फैंग अपने पापराजी को 2 बार बेनकाब करना चाहता है। वैसे भी वो एक मीडिया संगठन खरीदना चाहता है, इसलिए उसके पीछे सीधे मीडिया को खरीदना अच्छा है। हालांकि उन्होंने खुद को और ली बिंग्यू को 2 बार उजागर किया है, जिससे वो थोड़ा परेशान है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि उनमें कुछ क्षमताएं हैं। इन चीजों के अलावा हुआन फैंग को कंपनी की समस्याओं को हल करने में सु यूमो की मदद करने का एक तरीका खोजना होगा। हालांकि दिन के अंत में तियानजियाओ समूह के साथ चाहे कुछ भी हो, यह उसके और उसके बीच के अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। आखिरकार तियानजियाओ समूह की स्थापना सु यूमो ने की थी और इसमें भावनाएं हैं। इसके अलावा हुआन फैंग खुद भी वहां रुके थे। स्वाभाविक रूप से वो इसे गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। यदि आप इसके बारे में इस तरह सोचते हैं तो हुआन फैंग को लगता है कि उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एक दिन काफी नहीं है। हालांकि इसे अभी भी एक एक करके करने की आवश्यकता है। हुआन फैंग ने सबसे पहले जेन शुआई से संपर्क किया और उससे पूछा कि क्या वो किसी को जानता है ताकि वो अपने लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी जगह खरीद सके। आप उस तरह की जगह किस लिए खरीदना चाहते हैं? जेन शुआई ने पूछा। क्या मेरे पास अन्य उद्योग नहीं है? अगर मैं एक अच्छी प्रदर्शनी लगाना चाहता हूं और तकनीकी नवाचार नहीं करता हूं, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं ऐसी जगह बनाना चाहता हूं, खासकर तकनीकी नवाचार करने के लिए जनसंपर्क, हुआन ने समझाया। आप वास्तव में अमीर हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के शोध संस्थान को चलाने में कितना खर्च आएगा? बहुत सारे पैसे के बिना ये फलदायी नहीं हो सकता है। जेन शुआई ने कहा कि उन्होंने देखा है कि हुआन फैंग के कार्ड में बहुत सारे पैसे थे, पहले पैसा, लेकिन इस मनोरंजन कंपनी में भी बहुत पैसा खर्च होता था और अनुसंधान संस्थान का निवेश कम नहीं हो सकता था। यदि यह कम होता तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे डर था कि हुआन फैंग को यह पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके पास दोनों तरफ पर्याप्त पैसा नहीं होगा। मुझे पता है, चिंता मत करो, मेरे हाथ में कुछ पैसे हैं, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है, बस अपने बारे में स्पष्ट रहो, जेन शुआई ने कहा। आखिरकार ये हुआन फैंग का व्यवसाय है, इसलिए वो केवल याद दिला सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। अंत में हुआन फैंग को अपना निर्णय स्वयं लेना होगा। यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं वास्तव में ऐसी जगह के बारे में सोचता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ एक शोध संस्थान है जो एक बड़े बॉस द्वारा निवेश और स्थापित किया गया प्रतीत होता है। हालांकि क्योंकि लंबी अवधि में भारी निवेश और कोई अच्छा परिणाम नहीं, इसलिए दूसरे पक्ष ने हार मान ली और अब इसे बेचने की कोशिश कर रहा है। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं आपसे संपर्क करने में मदद कर सकता हूँ। ये कहना होगा कि संपर्कों और समाचारों के मामले में जेन शुआई अभी भी हुआन फैंग से अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने हुआन फैंग को इतनी जल्दी एक अच्छी जगह ढूंढने में मदद की। ये कहाँ है? बेशक मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, हुआन फैंग ने तुरंत कहा। मैं तुम्हें पते पर मिलूंगा और बॉस से संपर्क करूंगा, बस सीधे जाओ, जेन शुआई ने कहा। ठीक है। हुआन फैंग के फोन काटने के तुरंत बाद उसे जेन शुआई का टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। उस पर एक पता लिखा था। हुआन फैंग तुरंत पते पर पहुंचे। जब हुआन फैंग आता है तो पहले से ही लोग यहाँ इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरा पक्ष यहाँ का मालिक नहीं है, बल्कि यहाँ का द्वारपाल है। बॉस जियांगजू में नहीं है। हालांकि दूसरे पक्ष को हुआन फैंग को अंदर ले जाने और घूमने का बॉस का आदेश मिला है। यदि हुआन फैंग संतुष्ट है तो दोनों पक्ष कीमत के बारे में बात करना जारी रखेंगे। हुआन फैंग की स्वाभाविक रूप से इस व्यवस्था पर कोई राय नहीं है। रास्ते में वो पहले ही एक गुलाम वैज्ञानिक को दूसरे अंतरिक्ष से स्थानांतरित कर चुका है। आखिरकार वो अनुसंधान संस्थान के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, इसलिए इन पेशेवरों को इसका मूल्यांकन करने दें। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। खंड 11 बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1006 यहाँ है। यहाँ ठीक है। हुआन फैंग द्वारा हुआंग डोंग नामक दास वैज्ञानिक ने कहा कि एक शकल के लिए हुआन फैंग का अनुसरण करने के बाद हुआन फैंग देख सकते हैं कि दूसरे पक्ष ने कहा कि यह थोड़ा अनिच्छुक था। ऐसा होना चाहिए कि ये दूसरे पक्ष के दिल की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगभग अनिच्छुक था, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि यहाँ बहुत सारे उपकरण अच्छे नहीं हैं, ये बहुत पिछड़े और पुराने हो चुके हैं, हुआंग डोंग ने जारी रखा। फिर हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके उपकरणों को बदलना होगा। ये सज्जन, ये चीजें हमने थोड़े समय के लिए खरीदी हैं, आधे साल से भी कम समय के लिए। ये सभी उन्नत उपकरण हैं। हुआंग डोंग की बातें सुनकर हुआन फैंग ने कुछ नहीं कहा। उनके पीछे आने वाले चौकीदार ने कहा कि वो कोई साधारण सुरक्षा गार्ड नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो पहले अनुसंधान संस्थान में कुछ कामों का प्रभारी रह चुका था। अतः वे शोध संस्थान की वस्तुओं से परिचित तो थे ही, साथ ही उनमें भावनाएं भी थी। अब ये देखकर कि कोई उनकी चीजों को इतनी हेय दृष्टि से देखता है, वो स्वाभाविक रूप से खुश नहीं था। हालांकि हुआंग डोंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक शीर्ष वैज्ञानिक के रूप में उनका अपना गौरव है। हालांकि वो हुआन फैंग के प्रति वफादार है क्योंकि वो एक गुलाम है और वो बहुत विनम्र नहीं है। अन्य लोगों के प्रति उसका रवैया इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ना समाप्त कर लिया है। मैं आपके बॉस से संपर्क करूंगा। हुआन फैंग ने देखा कि दरबान क्या कहना चाहता था और जल्दी से पहले ही कह दिया। हुआन फैंग को पता है कि हुआंग डोंग की तरह जिन वैज्ञानिकों को वो स्टोरेज बॉक्स से निकालता है, वे वैज्ञानिक और तकनीकी सभ्यता की अपनी मूल दुनिया में पृथ्वी पर वैज्ञानिकों की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पृथ्वी पर उन्नत उपकरणों को नहीं देख सकते हैं। यदि वे अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने उपकरणों का उपयोग करना होगा। हुआन फैंग भी इसे समझता है, इसलिए वो इसे जल्द से जल्द करेगा, लेकिन यह वास्तविक दुनिया से नहीं है, ये स्टोरेज बॉक्स से है।
हुआन फैंग ये भी जानते हैं कि कुछ उन्नत सटीक उपकरण और उपकरण घर पर नहीं खरीदे जा सकते हैं, लेकिन विदेश में खरीदना मुश्किल है। यदि आपके पास पैसा है तो आप उन्हें नहीं खरीद सकते। कुछ राज्य स्तरीय संस्थाएं भी सामने आएंगी और ऐसी चीजों को विदेशों में बेचने पर रोक लगाएंगी। इसलिए वास्तविक दुनिया में कई शोध संस्थान केवल द्वितीय श्रेणी के उपकरण और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि हुआन फैंग को हराया नहीं जा सकता। आखिरकार उसके पास एक भंडारण बॉक्स है। जब तक उसके पास पैसा है, कुछ उन्नत उपकरणों और उपकरणों का आदान प्रदान करना कोई समस्या नहीं है। उस शोध संस्थान को छोड़ने के बाद हुआन फैंग ने दूसरे पक्ष के बॉस से संपर्क किया और कहा कि वो इस जगह के बारे में आशावादी थे। वो दूसरे पक्ष से कीमत पूछना चाहता था। हालांकि हुआन डोंग ने सोचा कि यह सिर्फ समय की बात है। हुआन फैंग को जियांगजू में एक बेहतर शोध संस्थान नहीं मिल सका। संस्थान जितनी तेजी से स्थापित होगा उतना बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने तरंगे बनाने की योजना नहीं बनाई। इसमें बहुत अधिक समय लगता है। बॉस बहुत विनम्र है। उन्होंने कहा कि हुआन फैंग जेंग शुआई के दोस्त हैं, यानी उनकी युवा पीढ़ी जो अधिक पैसे नहीं मांगेगी। अंत में उन्होंने 30 मिलियन युआन की कीमत की पेशकश की। हुआन फैंग ने कीमत के बारे में सोचा और सोचा कि यह स्वीकार्य है। आखिरकार यहाँ का फर्श क्षेत्र छोटा नहीं है और जमीन की कीमत कुछ पैसे है। इसके अलावा दूसरे पक्ष में सभी उपकरण और उपकरण भी शामिल थे। हालांकि ये उपकरण और उपकरण हुआन डोंग की नजर में पीछे रह गए हैं। हकीकत में वे अभी भी अच्छे हैं। सभी उन्नत उपकरणों और यंत्रों का आदान प्रदान करने के बाद उनका उपयोग भी पहले किया जा सकता है। आखिरकार स्टोरेज बॉक्स से चीजें बदलना सस्ता नहीं है। हुआन फैंग को एक ही बार में सभी चीजों का आदान प्रदान करने दे, अभी भी कुछ कठिनाइयां हैं। इसलिए हुआन फैंग ने अंततः प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने दूसरे पक्ष से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा और वो अभी भी अनुसंधान संस्थान का उपयोग करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन दूसरा पक्ष फिलहाल वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो इस बात से सहमत है कि हुआन फैंग पहले आ सकते हैं। जहां तक अनुबंध की बात है, जब वो जियांगजू वापस जाता है तो हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से अधिक विनम्र हो जाता है। दूसरे पक्ष के साथ कुछ अभिवादन के बाद वो दूसरे पक्ष की दयालुता को भी स्वीकार करता है। हुआन डोंग, यह वो जगह है जहां आप भविष्य में अनुसंधान करेंगे। जहां तक आप जो उपकरण चाहते हैं, मैं इसे धीरे धीरे और लगातार आपके लिए विनिमय करूंगा। अब आप कुछ सरल और प्रारंभिक प्रयोग कर सकते हैं, कुछ डेटा बना सकते हैं और तैयार कर सकते हैं वास्तविक प्रयोगों के लिए बाद में। फोन रखने के बाद हुआन फैंग ने हुआन डोंग से कहा, क्योंकि हुआन डोंग ने स्टोरेज बॉक्स से पैसे भुनाए थे, इसलिए उन्हें स्टोरेज बॉक्स के बारे में भी पता है। इसके अलावा वे वफादार हैं, इसलिए हुआन फैंग इसे उनसे छिपाना नहीं चाहते थे। ठीक है युवा मास्टर, हुआन डोंग ने सम्मानपूर्वक कहा। उसके बाद हुआन फैंग फिर से दरबान के पास वापस गया। जाहिर है दूसरे पक्ष को भी उसके बॉस का फोन आया। हुआन फैंग के साथ एक साधारण हैंडओवर के बाद वो चला गया। उसके बाद इतने बड़े शोध संस्थान में हुआन फैंग और हुआन डोंग केवल 2 लोग बचे थे। ये देखकर कि कोई और नहीं था, हुआन फैंग ने विला में अन्य सभी दासों को बुलाया। उन साधारण दासों पर विला की सफाई की जिम्मेदारी थी, जबकि वे दास वैज्ञानिक आसपास के वातावरण के साथ साथ यहाँ के यंत्रों और उपकरणों से भी परिचित थे, ताकि काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। उसके बाद हुआन फैंग चला गया और हुआन डोंग और अन्य को वहीं छोड़ दिया। हालांकि जब वो चला गया तो उसने 2 दासों का आदान प्रदान किया, जिनमें से दोनों के पास कुछ सरल कौशल थे। हालांकि वे सामान्य दासों की तुलना में अधिक महंगे थे, फिर भी वे उन दास वैज्ञानिकों से भी बदतर थे। हुआन फैंग ने इन 2 दासों को गार्ड के रूप में बदल दिया। आखिरकार मैं हर समय यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए इसे यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। हाल ही में उसने बहुत तेजी से खर्च किया है, इसलिए उसके पास उन शीर्ष विशेषज्ञों के बदले में ज्यादा पैसा नहीं है। वो पहले 3 विशेषज्ञों के स्तर के सापेक्ष केवल 2 दासों का आदान प्रदान कर सकता है। पहले उनका उपयोग कर सकता है, उसके पास धन होने की प्रतीक्षा कर सकता है और फिर कुछ अधिक शक्तिशाली दासों का आदान प्रदान कर सकता है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इसका उपयोग करना बहुत तेज है, हुआन फैंग ने वापस जाते समय खुद से कहा। सबसे पहले हुआन फैंग ने सोचा कि वो एक अमीर आदमी था, लेकिन ये बुरा निकला। कुछ ही दिनों में उसने अपना लगभग सारा धन खर्च कर दिया। यदि वो धन का उपयोग जारी रखना चाहता है तो उसे इसे अन्य स्थानों से फिर से विनिमय करना होगा। वो सचमुच एक हारा हुआ व्यक्ति था। हालांकि पैसा कमाने का उद्देश्य इसका उपयोग करना है, साथ ही उनका पैसा भी अंधाधुंध खर्च नहीं हुआ है। ये सब उन स्थानों पर उपयोग किया जाता है जहां उसे इसका उपयोग करना होता है। इसलिए हालांकि हुआन फैंग सोचता है कि वो हारा हुआ है, लेकिन उसे ज्यादा दर्द नहीं है, वो इसे दोबारा कमा सकता है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर उसने कुछ समय से वहां जमा राशि नहीं देखी है, इसलिए उसे फिर से वहां बहुत कुछ होना चाहिए। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1007 दरवाजा खोजें। ये देखते हुए कि दोपहर से पहले अभी भी कुछ समय था, हुआन फैंग राष्ट्रीय समाचार कंपनी के स्थान पर चले गए। हुआन फैंग ने स्पष्ट जांच की थी। शेन यान, जिन्होंने खुद को और ली बिंगयुन को लगातार 2 बार बेनकाब किया था, राष्ट्रीय समाचार के रिपोर्टर थे। इसलिए हुआन फैंग को इस बार सीधे दूसरी पार्टी का दरवाजा मिल गया। राष्ट्रीय समाचार का नाम काफी दबंग है। हालांकि एक ही उद्योग में इसे केवल मध्य और निचली पहुंच में ही स्थान दिया जा सकता है। यदि यह ली बिंगयू पर शेन यान की 2 विशेष रिपोर्टों के लिए नहीं था तो ऐसे कम लोग होंगे जो उन्हें जानते होंगे, लेकिन यदि दूसरे पक्ष को उनसे परेशानी नहीं होती तो हुआन फैंग ऐसे मीडिया संगठन पर ध्यान नहीं देते। ये राष्ट्रीय समाचार एक व्यापक मीडिया संगठन है। कुछ मनोरंजन समाचारों की रिपोर्टिंग के अलावा ये कुछ राष्ट्रीय मामलों और आम लोगों के तुच्छ मामलों की भी रिपोर्ट करेगा। यहाँ तक कि इस पर उपन्यासों की एक श्रृंखला भी होगी। ये कहा जा सकता है कि इसमें पूर्व और पश्चिम के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। हालांकि ये बहुत आकर्षक नहीं है, आंखें मिश्रित है। एंटरटेनमेंट फॉर ऑल का बॉस शुरुआत में महत्वाकांक्षी हो सकता है, अन्यथा यह इतना व्यापक मीडिया संगठन नहीं बन पाएगा। बस बाद में पता नहीं चलता कि मामला पैसे का है या काबिलियत का। इस सभी के लिए मनोरंजन का कभी कोई अच्छा विकास नहीं हुआ। हुआन फैंग से पहले इन सभी चीजों की जांच की गई है।
जब हुआंग फैंग राष्ट्रीय मनोरंजन मीडिया कार्यालय में चले गए तो हॉल में कई लोगों ने उन्हें थोड़ा स्तब्ध देखा और फिर धीमी आवाज में किस बारे में बात करते हुए उनकी ओर देखा। आखिरकार वे मीडिया संगठन है और वे मीडिया संगठन है जिनकी मुख्य संस्था मनोरंजन समाचार है। स्वाभाविक रूप से वे मनोरंजन जगत की चीजों पर अधिक ध्यान देते हैं। साथ ही हुआंग फैंग और ली बिंगयुन के बीच की बातों के कारण उनकी प्रतिष्ठा पहले की तुलना में थोड़ी बड़ी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कोई हुआंग फैंग को जानता है। अब जब हम हुआंग फैंग को अचानक यहाँ आते देखते हैं तो हमारे बीच बहुत चर्चा होती है। मुझे नहीं पता कि इस बार जब हुआंग फैंग यहाँ आए तो उन्हें क्या हुआ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर हुआंग? इस समय एक महिला सहायक जैसा व्यक्ति हुआंग फैंग के पास गया और ध्यान से पूछा। बेशक वो हुआंग फैंग को भी जानती थी। उसने सोचा, क्या हुआंग फैंग आज यहाँ परेशानी पैदा करने आया था? आखिरकार उन्होंने पहले हुआंग फैंग और ली बिंगयू के बीच की बातों को उजागर किया था, जिससे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के लिए कुछ परेशानी होगी। मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहता हूँ, हुआंग फैंग ने सीधे कहा। सहायक ने अपने दिल में निश्चित रूप से कहा, लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखी और कहा, मिस्टर हुआंग, कृपया पहले बैठ जाएं और मैं आपको सूचित कर दूंगी। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया, फिर बैठने के लिए जगह ढूंढी और महिला सहायक के मुख्य संपादक के कार्यालय में प्रवेश करने का इंतजार करने लगा। हुआंग फैंग को जो खबर मिली उसके मुताबिक यहाँ का बॉस मुख्य संपादक का पद भी संभालता है, इसलिए हुआंग फैंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने दूसरे पक्ष को मुख्य संपादक के कार्यालय में प्रवेश करते देखा। जल्द ही सहायक बाहर आया और फिर से हुआंग फैंग के पास आया और कहा, मिस्टर हुआंग, कृपया हमारे बॉस के पास आए। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और दूसरे पक्ष के पीछे मुख्य संपादक के कार्यालय में चला गया। जब उस दफ्तर का दरवाजा दोबारा बंद हुआ तो हॉल में मौजूद संपादकों और पत्रकारों में इस बारे में बातचीत होने लगी। अच्छा, आपने क्या कहा कि वो यहाँ किस लिए आया है? क्या आप अपने शिक्षकों को चुनौती देना चाहते हैं? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। इसका मतलब यह है कि यह होना ही चाहिए, दूसरे ने कहा। नहीं तो वो हमारे पास तब आएगा जब उसका पेट भर जाएगा और उसके पास करने को कुछ नहीं होगा। हालांकि हम जो रिपोर्ट करते हैं वो तथ्य है और डरने की कोई बात नहीं है, एक अन्य पत्रकार फुसफुसाया। ये कहना मुश्किल है, क्या आपने हुआंग फैंग की कार देखी है? यह एक शीर्ष स्तर की स्पोर्ट्स कार है, कीमत निश्चित रूप से कम नहीं है। इसके अलावा हम आमतौर पर सितारों का अनुसरण करते हैं। हमने सभी प्रकार की लग्जरी कारें देखी हैं, लेकिन हमने इस तरह की कार नहीं देखी। मुझे लगता है कि उसकी कार सीमित संस्करण की हो सकती है या चीन में केवल एक ही हो सकती है। क्या आप कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी कार खरीद सकता है वो एक साधारण व्यक्ति होगा? उसे अपमानित करें, चाहे आप सच रिपोर्ट करें या नहीं, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। गहरी पृष्ठभूमि जरूरी नहीं। क्या वो पहले तियानजियाओ समूह का सुरक्षा गार्ड नहीं था? एक अन्य रिपोर्टर, जो बहुत युवा लगता है, ने कहा कि उसके कार्यकाल को देखकर मैं देख सकता हूं कि यह एक प्रशिक्षु रिपोर्टर है। अभी तक नियमित रिपोर्टर नहीं बन पाया हूं। सुरक्षा गार्ड बनने के बारे में क्या ख्याल है? क्या सभी अमीर युवा इन अनोखी चीजों को खेलना पसंद नहीं करते? पिछली बार मैंने अमीर लोगों की दूसरी पीढ़ी को सड़क के किनारे एक स्टॉल लगाते देखा था। उससे मैंने जो पैसा कमाया था रात उसके ईंधन बिल के लिए पर्याप्त नहीं थी। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? यानी मुझे भी लगता है कि हुआंग फैंग पृष्ठभूमि वाले अमीर लोगों की दूसरी पीढ़ी है। जब मैं सुरक्षा गार्ड बनने के लिए तियानजियाओ समूह में जाता हूं तो मुझे अंदर की सुंदरता में दिलचस्पी हो सकती है। आप जानते हैं, तियानजियाओ समूह के 2 सौंदर्य मालिक उन बड़े सितारों से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। हाँ, बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर सोचते हैं कि हुआंग फैंग की पहचान सामान्य नहीं होनी चाहिए। आखिरकार जब वे पत्रकार होते हैं तो उनकी सूंघने की क्षमता बहुत संवेदनशील होती है। हालांकि हुआंग फैंग बहुत अधिक उजागर नहीं हुए हैं, फिर भी वे कुछ सुरागों से कुछ चीजें दिखा सकते हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस समय शेन यान प्रकट होता है। वो अभी बाहर से वापस आया है। ऐसा कहा जाता है कि ली बिंगयुन हाल ही में जियांगजू आ सकते हैं। वो नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। हालांकि इस दौरान वो पहली बार ली बिंगयुन के ठिकाने का पता लगाने के लिए हवाई अड्डे पर घूर रहे थे। आखिरकार वो अब ली बिंगयू के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जब शेन यान सामने आया तो एक आदमी जिसने शेन यान की ओर देखा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम हुआंग फैंग के बारे में बात कर रहे हैं। हुआंग फैंग शेन यान थोड़ा हैरान है। वो इस नाम से ज्यादा परिचित है। आखिरकार हुआंग फैंग और ली बिंगयू के बीच ये पहली बात है। उसके साथ क्या मामला है? वो यहाँ है। वो अभी मुख्य संपादक के कार्यालय में है, एक अन्य संपादक ने कहा। वो यहाँ है, किस कारण से? शेन यान ने संदेह से पूछा। कौन जानता है, उस आदमी ने कंधे उचकाए और कहा। हालांकि हमें संदेह है कि वो मदद मांगने आया होगा। आखिरकार पिछली घटनाओं से उसे कुछ परेशानी होनी चाहिए थी। शेन यान, तुम्हें खुद सावधान रहना चाहिए। यदि वे वास्तव में उन पर वापस आना चाहते हैं तो उन्हें गुप्त रूप से पीटने या उन्हें अपनी नौकरी खोने देने के लिए किसी को ढूंढना बहुत आसान है। शेन यान सिर्फ एक साधारण रिपोर्टर है। अगर हुआंग फैंगजेन से निपटना चाहते हैं तो लोगों को नहीं लगता कि यह बहुत परेशानी वाली बात है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1008 बॉस बदले। ये सुनकर शेन यान का दिल थोड़ा उदास हो गया। हालांकि उन्होंने अभी अभी इंडस्ट्री में कदम रखा है, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह की चीजों के बारे में सुना है। रिपोर्टर कुछ ऐसी रिपोर्ट करना चाहता था जो उसे रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, और बाद में अन्य लोगों ने इसका प्रतिकार किया। पहले तो उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी। वो बस बड़ी खबर पाना चाहता था और वो नियमित बन सकता था और उसे बोनस मिल सकता था जिसे बॉस महत्व देता था। अब वह आना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें सरल हैं। कि मिस्टर हुआंग को ऐसा नहीं होना चाहिए। शेन यान ने घबराते हुए कहा कि इस समय उनके मन में कोई बात नहीं है। हुआंग फैंग की स्थिति के अनुसार दूसरा पक्ष एक अमीर आदमी होना चाहिए। इसके अलावा वो हाल ही में हुआंग फैंग की स्थिति की जांच कर रहे थे और एक विशेष रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, इसलिए वो दूसरों से अधिक जानता है। हुआंग फैंग उतना सरल नहीं है जितना सतह पर दिखता है। उसके पास बहुत सारे उद्योग हैं और वो बहुत अमीर है, और वो स्वयं एक सामान्य व्यक्ति है जो अभी अभी एक नियमित रिपोर्टर बन गया है।
यदि हुआन फैंग वास्तव में उससे निपटना चाहता है तो उसके पास वास्तव में उसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहना कठिन है। इससे पहले कुछ लोग जो शेन यान के साथ गलत थे उन्होंने खुशी जताई ये देखकर कि शेन यान ने अभी अभी कंपनी में प्रवेश किया है, उसे इस तरह की विशेष खबर मिलेगी। वो पूर्णकालिक कर्मचारी बनने में सफल रहा और उसे बोनस भी मिला, जिससे उसे थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। अब वो ये देखकर बहुत खुश है कि शेन यान बदकिस्मत होने वाला है। शेन यान, ज्यादा चिंता मत करो, शायद हम गलत हैं। उस रिपोर्टर ने शेन यान के चेहरे के हाव भाव को बहुत अच्छा नहीं, आरामदायक तरीके से देखा। शेन यान दूसरी पार्टी में कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराए। फिर उसने कुछ बेचैनी के साथ मुख्य संपादक के कार्यालय की ओर देखा, सोच रहा था कि हुआंग फैंग अंदर बॉस के साथ क्या बात कर रहा था और क्या वो वास्तव में खुद से बदला लेना चाहता था। जब शेन यान भयभीत था और अन्य लोग इसके बारे में बात कर रहे थे तो मुख्य संपादक के कार्यालय का दरवाजा खोला गया। मुख्य संपादक और उनके बॉस बाहर आए। हुआंग फैंग, जो पहले अंदर था, उसके पीछे पीछे आया और बाहर आ गया। स्नैप, मुख्य संपादक ने ताली बजाई और कहा, हम जो कर रहे हैं उसे रोके, मुझे कुछ घोषणा करनी है। हो गया। जब शेन यान ने मुख्य संपादक की बातें सुनी तो उनका दिल बैठ गया। पिछली अटकलों और चर्चा के साथ उन्होंने महसूस किया कि मुख्य संपादक जो घोषणा करने जा रहे थे वो खुद को बर्खास्त कर देना चाहिए। आखिरकार उसकी नौकरी चली जाएगी। दूसरों के बीच ये स्पष्ट है कि कुछ लोगों का शेन यान के साथ भी यही विचार है, विशेष रूप से वो जो पहले शेन यान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता था लेकिन शेन यान को गर्व के साथ देखता था। अब जब शेन यान का चेहरा बहुत बदसूरत है तो उस व्यक्ति का मूड बेहतर है। ये देखकर कि सभी लोग अपनी ओर देख रहे हैं, मुख्य संपादक ने कहा, मैं जो घोषणा करना चाहता हूँ वो ये है कि आज से मैं आपका बॉस नहीं रहूंगा और मैंने ये जगह बेच दी है। मनाना। बॉस की बातें बम की तरह भीड़ में फूट गई। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनके बॉस ऐसी घोषणा करेंगे। सुबह में यह अभी भी अच्छा था। वे अचानक इस जगह को कैसे बेच सकते हैं और इतनी जल्दी समझौते पर कैसे पहुंच सकते हैं? लोग इस खबर के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार उन्होंने ऐसी अफवाह पहले कभी नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि शेन यान भी, जो अपने काम को लेकर चिंतित है, स्तब्ध है। अब शेन यान अकेले नहीं है जो अपने काम को लेकर चिंतित है। आखिरकार उनके मालिक ने ये जगह बेच दी है और वे अपना मालिक बदलने जा रहे हैं। कौन जानता है कि नया बॉस उनका उपयोग नहीं करेगा। अगर उन्हें ये सब खोलने का बहाना मिल जाए तो वे किससे बात करेंगे? शांत, सब शांत। ये देखकर कि निम्नलिखित बहुत शोर है, बॉस को अपनी आवाज बढ़ानी पड़ी। ईमानदारी से कहूं तो मेरे मन में भी इस जगह के लिए भावनाएं हैं और मैं आप सभी को नहीं चाहता। हालांकि मैं एक हूं आखिरकार व्यवसाय और मैं इससे लाभ उठाना चाहता हूं। अब यह मुझे कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, यह मुझे नीचे भी नहीं खींच सकता, इसलिए मैं ये भी आशा करना चाहता हूं कि आप मुझे समझ सकें। उस बॉस की बात सच है। जब उन्होंने यहाँ स्थापना की तो उन्हें यह बिजनेस बहुत पसंद आया। हालांकि वास्तव में इस व्यवसाय में प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चला कि यह व्यवसाय उतना सरल नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। उन्होंने काफी पैसा निवेश किया लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। यदि यह शेन यान की 2 हेवीवेट समाचार रिपोर्टों के लिए नहीं होता तो शायद वे यहाँ लंबे समय तक समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए बॉस के पास यहाँ बेचने और लंबे समय के लिए व्यवसाय छोड़ने का विचार था और अभी हुआन फैंग आज यहाँ आए और उन्होंने उसे एक ऐसी कीमत दी जिसे वो मना नहीं करेंगे। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीधे सहमत हो गए। आप जानते हैं, हुआंग फैंग को अपने कार्यालय में प्रवेश किए अभी लगभग 10 मिनट ही हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि उसने इसके बारे में पहले भी सोचा था, इसलिए वो इसे इतनी जल्दी निर्धारित कर सकता है। जहां तक आपके नए बॉस की बात है, वो मेरे बगल में खड़ा है। बॉस ने हुआंग फैंग की ओर इशारा किया और कहा, मुझे लगता है कि आप में से कई लोग बॉस हुआंग को जानते हैं। ये कहा जा सकता है कि हमारी राष्ट्रीय समाचार और बॉस हुआंग अभी भी बहुत पूर्व निर्धारित है। अपने बॉस की बातें सुनने के बाद निम्नलिखित संपादकों और पत्रकारों ने बर्तन को फिर से भून लिया। उन सभी ने अविश्वसनीय चेहरों के साथ हुआंग फैंग को देखा। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि हुआंग फैंग यहाँ आए थे। शायद पिछली घटनाओं के कारण उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इतना अतिरंजित थे और उन्होंने इसे सीधे खरीद लिया। वो यहाँ का नया बॉस बन गया है। यानी कि किससे बदला लेना नहीं चाहता, किससे बदला लेना चाहता हूँ? तुम किसे ढूंढ रहे हो? ये बहुत आसान नहीं है। निश्चित ही यह एक उच्च श्रेणी का धनी व्यक्ति है। इसके अलावा वो एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला अमीर आदमी है। उसने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सीधे ये जगह खरीद ली। यह एक वास्तविक खाई है। जाहिर है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हुआंग फैंग ने इस जगह को इसलिए खरीदा क्योंकि वो अपने बारे में पिछली 2 रिपोर्टों का बदला लेना चाहता था। ये सोचकर कई लोग शेन यान को सहानुभूति भरी निगाहों से देखते हैं। नए बॉस हुआंग फैंग है। वे नहीं जानते कि क्या उनकी नौकरियां बचाई जा सकेंगी, लेकिन निश्चित रूप से शेन यान बर्बाद हो गया है। दूसरा पक्ष नाराज है और इस जगह को सीधे खरीद लेता है। फिर शेन यान, जिसने सीधे अपने मामलों की सूचना दी, क्या उसे अभी भी अच्छा फल मिल सकता है? इस समय शेन यान का चेहरा भी पीला पड़ गया है और उनका शरीर भी थोड़ा कांप रहा है, क्योंकि वो अन्य लोगों के विचारों के समान ही है और अन्य लोग भी बने रह सकते हैं, लेकिन उनकी बातों से ये तय है कि उनके काम की कोई गारंटी नहीं है। वो सोचता है कि वो तो बस एक नियमित कर्मचारी बन गया है और इस नौकरी के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा है। उसकी अच्छी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है और वो कड़ी मेहनत करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस हुआ। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1009 माह। सभी को नमस्कार। अब से मैं यहाँ का बॉस हूँ। भविष्य में हम राष्ट्रीय समाचार को चीन में प्रथम श्रेणी का मीडिया संगठन बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हुआंग फैंग आगे बढ़े और भीड़ से कहा। स्नैप। जैसे ही हुआंग फैंग के शब्द समाप्त हुए, निम्नलिखित लोगों ने लगातार तालियां बजाई। ये लोग, जो मनोरंजन क्षेत्र के लोगों के साथ व्यवहार करने के योग्य हैं, मानवीय होने में बहुत अच्छे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अब क्या सोचते हैं। वे सभी हुआंग फैंग जैसे बॉस के लिए खुश दिखते हैं। शेन यान भी ताली बजा रहा है, लेकिन उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। उसके हाथ केवल यंत्रवत ताली बजा रहे हैं।
उसने ये भी नहीं सुना कि हुआंग फेंग किस बारे में बात कर रहा है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि हुआंग फेंग उसे कब बंद कर देगा। हुआंग फेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो भीड़ की तालियां देख रहा था। ये लोग वाकई लोगों और भूतों से बात करने की क्षमता रखते हैं। भले ही वे अपने दिल में उनके आगमन का स्वागत नहीं करते हैं, उनके मन में अपने बारे में बहुत संदेह है, लेकिन सतह पर वे इसे नहीं देख सकते हैं। हालांकि एक अपवाद है, यानी शेन यान और हुआंग फेंग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कहते हैं, जैसे कि वे इसे नहीं देखते हैं। उसके बाद हुआंग फेंग और पिछला बॉस फिर से मुख्य संपादक के कार्यालय में लौट आए, जो भविष्य में हुआंग फेंग का कार्यालय भी होगा। जब वे अंदर आए तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ हैंडओवर करना पड़ा और कुछ विवरणों पर चर्चा करनी पड़ी। इससे पहले वे केवल प्रारंभिक तौर पर खरीदने और बेचने के इरादे तक पहुंचे थे और कीमत में ज्यादा अंतर नहीं होगा। हालांकि कार्य उत्तर पर हैंडओवर यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए बाकी सुबह के लिए हुआंग फेंग बॉस के साथ हैंडओवर की प्रक्रिया में है और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हुआंग फेंग ने पैसे सीधे उसे हस्तांतरित भी कर दिए, यानी अब से ये वास्तव में हुआंग फेंग का है। जब हुआंग फेंग कार्यालय से बाहर आए तब तक भोजन का समय हो चुका था, लेकिन हॉल के दृश्य ने उन्हें थोड़ा चौंका दिया, क्योंकि हर कोई अभी भी वहां था और कोई भी खेल नहीं रहा था। सभी काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां व्यस्त होने के लिए कई चीजें थी। खांसी, क्या तुम नहीं खाते? हुआंग फेंग ने खांसते हुए कहा। उसके बाद हुआंग फेंग पहले चले गए और हॉल में मौजूद कर्मचारियों ने देखा कि हुआंग फेंग वास्तव में चले गए, इसलिए वे रात के खाने की तैयारी के लिए एक एक करके कैंटीन में गए। निस्संदेह वे भूखे नहीं हैं। हालांकि आखिरकार जब आज नया बॉस आता है तो वे स्पष्ट रूप से नए बॉस के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अन्यथा उनके काम की गारंटी नहीं दी जा सकती। वे सभी एक दिन एक दरबारी के सिद्धांत को जानते हैं, लेकिन अब नौकरी ढूंढना कितना आसान है। उन्हें एक नई जगह बदलने की फिर से शुरुआत करने की जरूरत है, इसलिए कोई भी अंतिम उपाय तक परिचित जगह को छोड़ना नहीं चाहता है। शेन यान, जाओ खाओ। एक रिपोर्टर ने देखा कि शेन यान अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसने उसे बुलाया। आप पहले जाइए, मुझे भूख नहीं है, शेन यान ने कहा। वो आदमी और क्या कहना चाहता था, लेकिन उसके आसपास मौजूद एक व्यक्ति ने उसे खींच लिया। उसे मत बुलाओ, वो अभी खाने के मूड में नहीं है, उसे अकेले रहने दो। उसके बाद दोनों ने यान शेन यान पर सहानुभूतिपूर्ण नजर डाली और चले गए। शेन यान भावशून्य होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। व्यस्त हॉल में वह अकेला था। उन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक नया दस्तावेज बनाया, एक पल के लिए झिझके और उस पर 4 शब्द टाइप किए। इस्तीफे की रिपोर्ट। हाँ, कुछ समय के विचार के बाद शेन यान ने अपनी पहल पर इस्तीफा देने का फैसला किया। जब वो यहाँ आना चाहता था और हुआंग फेंग यहाँ का नया बॉस बन गया, तो वो निश्चित रूप से खुद को नौकरी से निकाल देगा। उसने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, इसका कारण ये है कि वो अभी भी यहाँ की स्थिति से परिचित है और वो जो कर रहा है उसे पूरा नहीं किया है। जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से खुद को गोली मारने वाला पहला व्यक्ति होगा। इसलिए हुआंग फेंग द्वारा अपमानित होने से बेहतर है कि इस्तीफा दे दिया जाए। हालांकि निष्कासित होने पर मुआवजा मिल सकता है, हुआंग फेंग उसे नहीं देंगे। उस समय उन्हें अपने लिए परेशानी खड़ी करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा और अंततः वो इस्तीफा दे देंगे। इसलिए शेन यान, जो सोचता है कि उसने स्पष्ट रूप से सोचा है, अपनी पहल पर छोड़ने का विकल्प चुनना बेहतर है। ऐसे में वो अपमानित होने से बच सकता है। केवल जब शेन यान ने इस्तीफे की रिपोर्ट लिखी, हुआंग फेंग वापस नहीं आए। पूरी दोपहर में भी हुआंग फेंग काम पर वापस नहीं आता है, इसलिए शेन यान को अपनी इस्तीफे की रिपोर्ट रखनी होगी और हुआंग फेंग के दोबारा आने का इंतजार करना होगा। लंबे समय तक प्रतीक्षा करें। हुआंग फेंग के राष्ट्रीय समाचार छोड़ने के बाद वो तियानजियाओ समूह में चले गए। उन्होंने सुयुमो के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने साथ में लंच किया और डिनर के बाद साथ में घर देखने गए। सिर्फ हैंडओवर के कारण हुआंग फेंग थोड़ी देर से आए। ऐसा लगता है कि सुयुमो कुछ समय से इंतजार कर रही थी। ये ठीक है, मैं अभी नीचे उतरा हूँ, मुझे बस कुछ काम करने हैं, सू ने मुस्कुराते हुए कहा। बस में चढ़ जाओ, अभी जल्दी नहीं है, क्या भूख लगी है? हुआंग फेंग मुस्कुराए और सुयुमो से कहा। ये थोड़ा सा है, सुयुमो ने भी विनम्रता से कहा। उन दोनों के बाद उन्हें अच्छे वातावरण वाला एक रेस्तरां मिला और उन्होंने भोजन किया। वास्तव में सुयुमो ने कुछ समय पहले सचेत रूप से अपने खाना पकाने के कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। हालांकि आखिरकार वो 1 या 2 दिन में अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर सकती। इसके अलावा वो हाल ही में कंपनी के व्यवसाय के कारण बहुत व्यस्त है, इसलिए उन्होंने प्रौद्योगिकी में ज्यादा प्रगति नहीं की है। अन्यथा वो वास्तव में इसे स्वयं करना चाहती है। इसे हुआंग फेंग को दे दो, बाहर मत आओ। मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। रात के खाने में सुयुमो ने अचानक हुआंग फेंग से कहा। क्या चल रहा है? यानी मेंगजियाओ हमारे साथ रहने आएगी, क्या आपको कोई समस्या नहीं है? सू ने हुआंग फेंग को ध्यान से देखते हुए कहा। वो हमारे साथ कैसे आ सकती है? हुआंग फेंग ने संदेह से पूछा। आप जानते हैं, मेंगजियाओ और मैं एक साथ बड़े हुए हैं और बचपन से कभी अलग नहीं हुए हैं। वे अलग होने के लिए अनिच्छुक है। इसके अलावा लड़की रात में अंधेरे से डरती है। अगर वो अकेली रहती है तो मुझे सहज महसूस नहीं होता है, सुयुमो ने कहा। तो बाद में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और वो किसी से शादी करेगी। क्या तुम अब भी अलग नहीं होना चाहते? हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग को स्वाभाविक रूप से ये कहते हुए सुनकर कि वो उससे शादी करना चाहता है, सुयुमो का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से हुआंग फेंग पर थूक दिया। हालांकि उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वो उस तरह की इंसान नहीं है जो बनावटी रहना पसंद करती हो। उसने मन ही मन फैसला कर लिया है और किसी भी बात से इनकार नहीं करेगी। उसके बाद जब उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा और कोई उसकी देखभाल करेगा तो मुझे राहत मिलेगी, सुयुमो ने कहा। मुझे कैसा लग रहा है? आप और वो बहनें नहीं है, आप बस उसके बारे में उसकी माँ की तरह सोचना चाहते हैं, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1010 बहुत चतुर है। भाड़ में जाओ, क्या मैं इतना बूढ़ा हूँ? सू ने एक नजर में कहा। ये सिर्फ इतना है कि वो और मैं इतने सालों से दोस्त हैं और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।
ठीक है, आप भविष्य में घर की परिचारिका हैं। बेशक, इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप किसे लाएं, हुआन फैंग ने सुयुमो से कहा। ठीक है, आप बात कर सकते हैं। सुयुमो मुस्कुराती है जब वो हुआन फैंग को ये कहते हुए सुनती है कि वो भविष्य में घर की परिचारिका है। उसे ऐसे घर की परवाह नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से वो हुआन फैंग के दिल में अपनी स्थिति और महत्व को भी जान सकती है, जिससे उसे बलिदान पर थोड़ा आराम महसूस होता है। रात्रिभोज के बाद हुआन फैंग सुयुमो के साथ प्राकृतिक विजेता के बिक्री कार्यालय गए। यहाँ आने से पहले हुआन फैंग द्वारा इस समुदाय की विशेष जांच की गई थी। ये जियांगजू में एक बहुत अच्छा समुदाय है। इसमें उत्तम सुविधाएं और सुंदर वातावरण है। इसके अलावा यहाँ न केवल हाई एंड कमर्शियल घर है, बल्कि सिंगल विला भी है। हुआन फैंग के मूल्य ए विला क्षेत्र के अंदर है। चूंकि वो अपना घर खरीदता है और लंबे समय तक अपनी ही महिला के साथ रहना चाहता है, हुआन फैंग चीजों को लापरवाही से नहीं निपटाना चाहता। हालांकि इन दिनों उसका वर्तमान धन इतना प्रचुर नहीं है, वो अन्य स्थानों से कुछ विनिमय करना और बेहतर खरीदना पसंद करेगा। यदि वो अचल संपत्ति में सट्टेबाजी नहीं करता है तो ये कम समय होगा। मुझे केवल एक बार ऐसा घर खरीदना चाहिए। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत बुरा नहीं होना चाहता। ये रहा। नेविगेशन मानचित्र के अनुसार हुआन फैंग ने प्राकृतिक विजेता के बिक्री कार्यालय की ओर प्रस्थान किया और सुयुमो से कहा, चलो पहले चलते हैं और एक नजर डालते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो अन्य स्थानों पर चलते हैं। रेखा, सुयुमो को भी कोई आपत्ति नहीं है। सुयुमो भी घर की खरीद को बहुत महत्व देती है। आखिरकार अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो इस बार उसने जो घर खरीदा वो हुआन फैंग और अन्य लोगों के बाद उसका घर होगा। ये लंबे समय तक रहने वाला है। यदि वो खरीदारी से संतुष्ट नहीं है तो ये स्पष्ट रूप से उसके लिए ब्लॉक जोड़ने वाला है। यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। कार से बाहर निकलने के बाद सुयुमो ने स्वाभाविक रूप से हुआन फैंग का हाथ पकड़ लिया। हुआन फैंग के साथ उसके वर्तमान रिश्ते को देखते हुए ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं था। हुआन फैंग भी बहुत खुश थे। आखिरकार ये दिखाने के लिए सुयुमो का रवैया था कि उनके प्रसिद्ध फूलों का एक मालिक था। हेलो सर और मिस, कृपया अंदर आए। जैसे ही हुआन फैंग और उनकी पत्नी अंदर आए, एक सल्ज महिला आई और बोली, क्या आप एक घर खरीदना चाहेंगे? कुआ, हुआन फैंग ने उत्तर दिया। क्या उन दो लोगों की कोई विशेष प्राथमिकताएं हैं और उन्हें किस प्रकार के घर पसंद है? यहाँ कई प्रकार के घर हैं, इसलिए आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। सल्ज लेडी ने सम्मानपूर्वक बात जारी रखी। एक सल्ज लेडी के रूप में जब तक उसके पास कुछ अनुभव है, उसकी लोगों पर कड़ी नजर है। जब हुआन फैंग और सुयुमो ने दरवाजे में प्रवेश किया तो बिक्री महिला असाधारण थी, इसलिए वो सक्रिय रूप से उनका स्वागत करने आई। जाहिर है कुछ अन्य सल्ज महिलाओं ने भी इसे देखा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अपने सहकर्मी की खेदजनक अभिव्यक्ति देखकर सल्ज महिला थोड़ी संतुष्ट हो गई। हालांकि हुआन फैंग की पोशाक बहुत साधारण है, लेकिन उनके शरीर पर हल्का आत्मविश्वास आम लोगों में नहीं हो सकता है। इसके अलावा यद्यपि वो युवा दिखता है, लेकिन उसके पास एक प्रकार का उच्च वर्ग का माहौल है। इस बिंदु से हम देख सकते हैं कि हुआन फैंग सामान्य लोग नहीं है। सुयुमो को तो छोड़ ही दो। सेल्सगर्ल ने दरवाजे में प्रवेश करते ही पहली बार एक बड़े परिवार का कुलीन और सुरुचिपूर्ण माहौल दिखाया। साथ ही वो अधिक आश्वस्त थी कि हुआन फैंग और सुयुमो सामान्य लोग नहीं थे। मैं आपके एकल परिवार विला पर एक नजर डालना चाहूंगा और हमें इसका परिचय देना चाहूंगा, हुआन फैंग ने सेल्सगर्ल से कहा। ठीक है, चलो कुछ देर यहीं बैठते हैं, मैं तुम्हारे लिए विवरण प्राप्त करूंगा। ये सुनकर कि हुआन फैंग वास्तव में एक विला खरीदना चाहता था, बिक्री महिला और भी अधिक खुश थी। उसने सोचा कि हुआन फैंग और उसकी पत्नी के लिए एक उच्च स्तरीय वाणिज्यिक घर खरीदना अच्छा होगा। अप्रत्याशित रूप से हुआन फैंग आए और एकल विला के बारे में पूछा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हुआन फैंग और सुयुमो मजाक नहीं कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से सल्ज लेडी बहुत खुश थी। हालांकि सल्ज लेडी अपने दिल में अपने घर की स्थिति को अच्छी तरह से जानती है, उसे इसे पेश करने के लिए अन्य सूचना दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हुआन फैंग और उनकी पत्नी को विला की जानकारी अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कुछ तस्वीरें और जानकारी लेना आवश्यक है। क्या आप विला खरीदने जा रहे हैं? जब सल्ज लेडी कुछ लेने गई तो सुयुमो ने हुआन फैंग से कहा। उसके आने से पहले हुआन फैंग ने यह नहीं बताया कि वो क्या खरीदने जा रहा था, इसलिए वो सिर्फ इतना जानती थी कि हुआन फैंग एक विला खरीदना चाहता था। लेकिन सुयुमो चिंतित थी। हालांकि हुआन फैंकारी के पास कुछ पैसे थे, जियांगजू में घर की कीमत कम नहीं थी और विला की कीमत अधिक थी। उस स्थिति में वो बहुत सारी नकदी ले लेगा। इस तरह उन्हें नहीं पता था कि इसका हुआन फैंग के व्यवसाय पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। वास्तव में ऐसी चिंता के लिए सुयुमो को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार वो केवल ये जानती है कि हुआन फैंग के पास 200 मिलियन युआन कार्ड है और हुआन फैंग का उद्योग बहुत अधिक पैसा नहीं कमा सकता है, भले ही यह थोड़े समय में अच्छा ना हो। इसलिए एक बार आप वास्तव में एक विला खरीद ले, और यह अभी भी यहाँ प्राकृतिक विजेता विला है। आप हुआन फैंग का उपयोग कर सकते हैं। लगभग आधी बचत का स्पष्ट रूप से हुआन फैंग पर प्रभाव पड़ेगा। कुआ, हुआन फैंग ने सकारात्मक रूप से कहा, क्योंकि आप इसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए कुछ बेहतर खरीदें। जहां तक पैसे की बात है तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुआन फैंग और सुयुमो आमतौर पर अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं और वे पहले एक साथ नहीं रहते थे, इसलिए वे एक साथ बहुत अधिक समय नहीं बिताते हैं। इसके अलावा सुयुमो को हुआन फैंग के व्यवसाय के बारे में बहुत अधिक पूछना पसंद नहीं है। वो हुआन फैंग में विश्वास करती है, इसलिए अब तक वो ये भी नहीं जानती है कि हुआन फैंग के पास कौन से विशिष्ट उद्योग हैं और उन्होंने किस पैमाने को हासिल किया है। ठीक है, चूंकि हुआन फैंग ने ऐसा कहा, इसलिए सुयुमो ने कोई आपत्ति नहीं जताई। हुआन फैंग, आप यहाँ क्यों हैं? इस समय हुआन फैंग और सुयुमो ने अचानक कुछ आश्चर्यचकित महिलाओं की आवाज सुनी। हुआन फैंग और सुयुमो सहजता से बोलने की दिशा में देखते हैं। तब हुआन फैंग थोड़ा स्तब्ध हो गया, लेकिन उन्हें यहाँ उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब महिला ने हुआन फैंग को मुड़ते हुए देखा और सुनिश्चित किया कि उसने इसे गलत नहीं पढ़ा है, तो वह अपने साथी के साथ हुआन फैंग के पास गई और फिर से पूछा, हुआन फैंग, तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम यहाँ काम करने और अपना घर बेचने आए हो? वान टोंग, ये कितना सहयोग है कि आप यहाँ हैं। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ घर बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ घर खरीदने आया हूँ।
इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1011 ISM हुआंग फैंग की प्रेमिका। एक घर खरीदे, क्या आप भी एक घर खरीद सकते हैं? उस वांग टोंगटोंग ने अनजाने में पुकारा। बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ और उसने अत्यधिक बात की। नहीं हुआंग फैंग, मैंने कहा, क्या आप जानते हैं कि घर की कीमत कितनी है? क्या यहाँ है? ये स्कूल के पास कम किराए का मकान नहीं है। यदि आप 1 वर्ष तक काम करते हैं तो यहाँ घर की कीमत बहुत महंगी है। वांग टोंगटोंग को लगता है कि वो हुआंग फैंग को अच्छी तरह से जानता है। यदि यह मजेदार नहीं होता तो वो उसकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत नहीं होता, लेकिन ये केवल नाम के लिए है। अपने दिल में वो हुआंग फैंग का तिरस्कार करती है। इसलिए भले ही वो नामात्र का प्रेमी और प्रेमिका हो, उसने हुआंग फैंग को खुद को छूने नहीं दिया। बेहतर परिस्थितियों वाले किसी व्यक्ति को ढूंढने के बाद भी उसने यूरी को हुआंग फैंग छोड़ दिया। वांग टोंगटोंग द्वारा हुआंग फैंग के साथ इस तरह का व्यवहार करने का कारण यह है कि हुआंग फैंग का परिवार ग्रामीण है, उसकी कोई पृष्ठभूमि और पैसा नहीं है, और हुआंग फैंग का स्कूल एक प्रसिद्ध स्कूल नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद भी उसे कोई संतोषजनक नौकरी नहीं मिल पाती। इसलिए वांग टोंगटोंग को लगता है कि हुआंग फैंग का जीवन खत्म हो गया है और उन्हें उस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वांग टोंगटोंग ने शुरू से ही हुआंग फैंग के साथ भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। वांग टोंगटोंग के शब्दों को सुनकर हुआंग फैंग की भौहें अनजाने में सिकुड़ गई। हालांकि उसे वांग टोंगटोंग की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन उसे सुनना बहुत कठिन था। जब वो कॉलेज में थी तो वो खुद को हेय दृष्टि से देखती थी। अप्रत्याशित रूप से स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद भी वो उसे हेय दृष्टि से देखती थी। टोंगटोंग, ये दोनों कौन है? इस समय वांग टोंगटोंग के बगल वाले व्यक्ति ने अचानक कहा। ओह, यह मेरे कॉलेज का सहपाठी हुआंग फैंग है। दूसरे की तरह वांग टोंगटोंग ने अपने प्रेमी का सवाल सुना और जल्दी से चापलूसी भरे चेहरे के साथ कहा। हालांकि जब उसने सुयुमो का परिचय दिया तो वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकी। सुयुमो की क्या पहचान है? आमतौर पर कहें तो वो हुआंग फैंग के साथ थी, शायद हुआंग फैंग की प्रेमिका, लेकिन हुआंग फैंग ना के साथ ऐसी परिस्थितियों में ऐसी प्रेमिका होना असंभव है। सुयुमो के नेक और सुरुचिपूर्ण स्वभाव को देखकर वांग टोंगटोंग ईर्ष्या से भर गया है। मैं हुआंग फैंग की प्रेमिका हूँ, सुयुमो ने इसे अपनी पहल पर कहा है। यह असंभव है, उसकी ऐसी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? वांग टोंगटोंग ने पुकारा। उसे विश्वास नहीं था कि हुआंग फैंग को इतनी उत्कृष्ट प्रेमिका मिल सकती है। इसकी राय में हुआंग फैंग जैसे लोगों के पास गर्लफ्रेंड रखने की भी योग्यता नहीं है। क्यों नहीं? सुयुमो ने हुआंग फैंग से संपर्क किया और कहा, वैसे ये खूबसूरत महिला, कृपया मेरे प्रेमी से विनम्रता से बात करें। उसका स्वभाव अच्छा है और उसे कोई परवाह नहीं है। मैं किसी को अपने प्रेमी से इस तरह बात करते हुए नहीं देखना चाहती। सुयुमो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्य लोगों की राय की परवाह नहीं करते हैं। उसके अपने स्वतंत्र विचार हैं। उसके आसपास के लोगों की राय उसके विचारों को नहीं बदल सकती। हालांकि जब वांग टोंगटोंग ने हुआंग फैंग को नीची दृष्टि से देखा तो वो इसे सहन नहीं कर सकी। हेलो, ये खूबसूरत महिला, मेरा दोस्त बोल नहीं सकता, बुरा मत मानना, वांग टोंगटोंग के साथी ने मुस्कुराते हुए सुयुमो से कहा, लेकिन उसकी आंखों में इच्छा घटनास्थल पर मौजूद अन्य 3 लोगों के लिए स्पष्ट थी। निस्संदेह ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष इसे बिल्कुल भी छिपाना नहीं चाहता हो। मेरा नाम फैंग हाई है, मैं रोंगहुई निवेश कंपनी का विभाग प्रबंधक हूँ। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। उस आदमी ने अपना परिचय सुयुमो से कराया और इस समय उसकी नजरें केवल सुयुमो पर थी, यहाँ तक कि वांग टोंगटोंग ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि सुयुमो उसे चेहरा नहीं देती। जहां तक उसके द्वारा भेजे गए बिजनेस कार्ड की बात है तो ऐसा लगता है कि उसने उसे नहीं देखा। ऐसा लगता है कि वो इसे प्राप्त नहीं करना चाहती थी। ये चौकोर समुंदर कैसा इंसान है? सुयुमो इसे एक नजर में देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए अब उससे निपटने का उसका कोई मन नहीं है। हैगे, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरे लिए एक घर खरीदना चाहते हो? चलो वहां जाकर देखें। इस समय वांग टोंगटोंग ने अचानक फैंग हाई का हाथ पकड़ लिया और मधुर स्वर में कहा। उनकी आवाज के स्वर से हुआंग फैंग और सुयुमो के रोंगटे खड़े हो गए। वांग टोंगटोंग ये भी देखता है कि फैंग हाई का सुयुमो से कुछ लेना देना है। वो ईर्ष्यालु है। वो फैंग हाई के साथ अपना रिश्ता दिखाना चाहती है और सुयुमो को मरने देना चाहती है। साथ ही वो फैंग हाई को यहाँ से जाने भी देना चाहती है। वांग टोंगटोंग को पता है कि फैंग हाई किस तरह का व्यक्ति है। यदि वो लंबे समय से सुयुमो के संपर्क में है तो शायद यह एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सच है। इतना उच्च गुणवत्ता वाला स्टॉक, लेकिन इसे पाने के लिए बहुत से लोगों को हराने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। स्वाभाविक रूप से वो फैंग हाई की सहानुभूति नहीं देखना चाहती थी। हालांकि वांग टोंगटोंग को यह नहीं पता था कि उसके दिल में उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक सुयुमो के दिल में कुछ भी नहीं थे। सुयुमो ने फैंग हाई की ओर सीधे देखा भी नहीं। फैंग हाई वास्तव में सुयुमो पर मोहित है। जब वो वांग टोंगटोंग की आवाज सुनता है तो उसे आमतौर पर बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन आज वो सोचते हैं कि यह कठोर है। इसके अलावा यदि विपरीत देवी वांग टोंगटोंग के साथ उसके रिश्ते को गलत समझती है तो उसके लिए देवी का पीछा करना अधिक कठिन होता है। जहां तक हुआंग फैंग का सवाल है, फैंग हाई वांग टोंगटोंग के समान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हुआंग फैंग और सुयुमो एक रोमांटिक रिश्ते में है, क्योंकि उनकी राय में हुआंग फैंग बहुत आम है और अद्वितीय के साथ रहना स्पष्ट रूप से असंभव है, और कुलीन सुयुमो। तो फैंग हाई ने वांग टोंगटोंग का हाथ अपनी बांह से हटा लिया, उसे गंभीरता से देखा और कहा, निर्देशक वांग, कृपया कुछ आत्मसम्मान रखें। मैंने कब कहा कि मैं आपके लिए एक घर खरीदूंगा? यदि आप घर देखना चाहते हैं तो बस अपने आप जाएं। उसके बाद फैंग हाई ने मुस्कुराते हुए सुयुमो की ओर देखा और कहा, सुंदरी, मुझे गलत मत समझो, वो और मैं सिर्फ साधारण दोस्त हैं। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। सू ने उदासीनता से कहा। हेगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे पहले वादा किया था। वांग टोंगटोंग स्पष्ट रूप से हेगे के रवैये में बदलाव को स्वीकार नहीं कर सके और अविश्वसनीय चेहरे से उसकी ओर देखा। हालांकि हेज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके वर्तमान विचार सुयुमो पर है। सुयुमो को पहली नजर में ही देखकर वो सुयुमो पर मोहित हो गया। अब तक वो सोच रहा था कि सुयुमो का पीछा कैसे किया जाए। उसके मन में अब भी वांग टोंगटोंग को प्रबंधित करने का विचार कैसे आ सकता है? ये तुम हो, तुमने हेगे को बहकाया होगा।
तुम बेशर्म लोमड़ी। वांग टोंगटोंग अचानक सुयुमो की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा चेहरा बर्बाद करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पुरुषों को आकर्षित करो। फिर वांग टोंगटोंग अपने दांत खुले और पंजे खुले हुए सुयुमो पर बरसता है। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में सुयुमो को विकृत करना चाहता है। हालांकि इससे पहले कि वो सुयुमो के करीब पहुंचती, उसे महसूस हुआ कि उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया गया है। उसकी ताकत से कहीं अधिक थी। वो संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1012 सामान खरीदना। वांग टोंगटोंग, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें, अन्यथा मेरे सहपाठियों की भावनाओं को न पढ़ने के लिए मुझे दोष न दें। हुआन फैंग ने मजबूती से वांग टोंगटोंग की बांह पकड़ ली और ठंडे चेहरे से चेतावनी दी कि वांग टोंगटोंग ने अपने बारे में क्या कहा उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो उसे सुयुमो को चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता। हुआंग फैंग, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? वांग टोंगटोंग ने अविश्वसनीय चेहरे के साथ कहा, तुम्हारी मुझे हराने की हिम्मत कैसे हुई? वांग टोंगटोंग की नजर में हुआंग फैंग सिर्फ एक काय और बेकार गरीब भी है। इस तरह लोग केवल आंख बंद करके खुद की चापलूसी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उनके पास खुद से ऊंची आवाज में बात करने की कोई योग्यता नहीं है। जब हुआन फैंग कॉलेज में था, तो वो वास्तव में उसके साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करता था। इसलिए वांग टोंगटोंग लंबे समय से हुआन फैंग के सामने अपनी ताकत के आदी हो चुके थे, और हुआन फैंग को केवल अपने आप से आदेश देने की आदत थी। उन्होंने कभी भी हुआन फैंग को खुद के लिए एक भारी शब्द कहते नहीं देखा। लेकिन अब हुआन फैंग न सिर्फ खुद को धमकी दे रहे हैं, बल्कि अपने खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में वांग टोंगटोंग ने कभी नहीं सोचा था और इसे स्वीकार नहीं कर सके। मैं बस यही चाहता हूं कि आप शांत रहें और कुछ भी बेवकूफी न करें। हुआन फैंग ने अपना हाथ छोड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा, यह मत कहो कि सुयुमो अब उसकी प्रेमिका है, भले ही वो सिर्फ एक साधारण दोस्त हो। हुआन फैंग वांग टोंगटोंग को अपने लोगों को धमकाते हुए नहीं देखेगा। हुआन फैंग, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि मुझसे इस तरह बात कर सके? वांग टोंगटोंग हुआन फैंग से बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। आखिरकार वो और हुआन फैंग पहले दिन एक दूसरे को नहीं जानते थे। किस तरह का वो हुआन फैंग का नाम क्या है? वो सोचती है कि वो अभी भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, इसलिए वो हुआन फैंग से बिल्कुल भी नहीं डरती। हालांकि इस समय जो सेल्स गर्ल पहले चली गई थी, वो हाथ में कुछ चीजें लेकर वापस आ गई। आपको लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है। ये हमारे विला की प्रस्तुति है, आप उन पर एक नजर डाल सकते हैं। सेल्स महिला हुआन फैंग और सु यूमो को देखकर मुस्कुराई। आपको पता होना चाहिए कि व्यावसायिक घर और विला बेचने का कमीशन बिल्कुल अलग है। जब तक हुआन फैंग और उनकी पत्नी अंततः विला खरीदते हैं, चाहे वे कोई भी हो, आयोग उनके आधे प्रयासों के लायक है। इस समय सेल्स लेडी ने वांग टोंगटोंग और फैंग हाई को भी देखा और उनसे कहा, क्या आप भी यहाँ घर खरीदने के लिए हैं? क्या आपके पास कोई प्रकार का घर है जो मुझे पसंद है? मैं अपने सहकर्मियों से उन्हें आपसे मिलवाने के लिए कह सकती हूँ। हालांकि सेल्स लेडी भी वांग टोंगटोंग और उसकी पत्नी का कमीशन अर्जित करना चाहती है। आखिरकार अब उसके हाथ में ग्राहक है, इसलिए वो केवल उनमें से एक को चुन सकती है। अपने मन में तुलना के बाद उसने दृढ़ता से हुआन फैंग और उसकी पत्नी की सेवा जारी रखने का फैसला किया। जहां तक वांग टोंगटोंग और उनकी पत्नी का सवाल है, उन्हें अपने सहयोगियों को आने देना होगा, और वे ये सब अकेले नहीं कर सकते। मैं सभी सूचियां ले लूंगा। सुंदरी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उस पर ज्यादा समय बर्बाद मत करो। वो एक घर नहीं खरीद सकता। वांग टोंगटोंग तुरंत नहीं गए, लेकिन हुआन फैंग की ओर इशारा किया और सेल्स लेडी से कहा, मिस सेल्स को उम्मीद नहीं थी कि वांग टोंगटोंग ऐसी बात कहेंगे। उसने देखा कि वांग टोंगटोंग और हुआन फैंग उनकी तरफ थे। उसने सोचा कि वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि रिश्ते स्पष्ट रूप से अच्छे नहीं हैं। हालांकि वांग टोंगटोंग के लिए सेल्स महिला के पास सभी पद नहीं थे। उसकी अपनी अवलोकन और निर्णय क्षमता है। हुआंग फैंग और सु यूमो विला का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर वे एक सामान्य व्यावसायिक घर खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, आप इस पर विश्वास क्यों नहीं करते? जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। मैं एक घर कैसे खरीद सकता हूँ? ये देखकर कि सेल्स लेडी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, वांग टोंगटोंग ने कहा कि हुआंग फैंग के न्यायसंगत रवैये ने वांग टोंगटोंग को बहुत नाराज कर दिया है। इसलिए अब वो सिर्फ हुआंग फैंग और उसके साथी को शर्मिंदा करना चाहती है, जो घूर रहा है सु यूमो, जो वांग टोंगटोंग को और भी अधिक उग्र बना देता है। मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वांग टोंगटोंग, हुआंग फैंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा कि वो वांग टोंगटोंग के साथ व्यवहार नहीं करना चाहते। हालांकि वो और भी बढ़ चढ़कर बातें कर रही थी। इसके अलावा उसे हमेशा यहाँ ये कहने के लिए कहा जाता था, जो बहुत शुष्क लगता था, क्या आप भी घर नहीं खरीदना चाहते? आप यहाँ क्यों रहते हैं? मैं तुम्हें स्वयं को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहता हूँ। वांग टोंगटोंग ने उपहास के साथ कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे दूसरों से सीखना होगा कि बड़ी रकम के साथ घर कैसे खरीदे और किस तरह के कपड़े स्थापित करें। क्या आप अंत देखते हैं और कहते हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ ये, और फिर मैं अपमानित होकर चला जाता हूँ? आप जैसे लोग इन घरों को केवल एक नजर देखने के लिए अभिशप्त हैं। जहां तक खरीदने की बात है, अगला जीवन। हालांकि मेरा दोस्त अच्छा नहीं बोलता, फिर भी यह खूबसूरत महिला समझदार है। उसकी बयानबाजी से मूर्ख मत बनो। उस चौकोर समुद्र ने सुयुमो से भी कहा। जाहिर है उसका दिल अभी भी सुयुमो के बारे में सोच रहा है। घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, शब्द क्या है? हुआंग फैंग ने वांग टोंगटोंग और फैंग हाई को देखा और कहा, क्या आप दोनों भी घर खरीदने नहीं जा रहे हैं? क्या आपने यह नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है घर खरीदने के लिए पैसे? ठीक है, अगर मैं बाद में एक घर खरीद सकता हूँ, तो मैं किस तरह का घर खरीद सकता हूँ, ठीक है? इसे ऐसे खरीदें जैसे कि आपके पास वास्तव में घर खरीदने के लिए पैसे हो। वांग टोंगटोंग ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि हुआंग फैंग एक घर खरीद सकते हैं। हुआंग फैंग के परिवार की स्थिति क्या है? वो जानती है कि हुआंग फैंग ने लंबे समय से स्नातक नहीं किया है। क्या वो स्वयं प्राकृतिक विजेता में एक घर खरीद सकता है? बाथरूम खरीदे, मुझे इसमें संदेह है। हालांकि फैंग हाई झिझक रहा था। उन्होंने सोचा कि हुआंग फैंग शुरू से अंत तक बहुत शांत थे।
ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पास घर खरीदने के लिए पैसे हों। इसने फेंग हाई को उसके दिमाग की गहराई में छोड़ दिया। यहाँ सबसे सस्ता घर, जिसकी कीमत 2 मिलियन युआन से अधिक है, ने कहा कि वो वांग टोंगटोंग को बिस्तर पर जाने के लिए मनाने के लिए यहाँ एक घर खरीदना चाहता था। दरअसल उन्होंने इसके बारे में सोचा। यहाँ इंतजार करने के बाद मैं वांग टोंगटोंग के साथ घर देखने गया। आखिर मैंने बहाना बनाकर कह दिया कि घर अच्छा नहीं है, इस तरह तो मुझे इसे यहाँ से खरीदना नहीं पड़ेगा। आखिरकार 2 मिलियन युआन मुश्किल से उसके लिए उपलब्ध थे। हालांकि फेंग हाई वांग टोंगटोंग के लिए घर खरीदने के लिए अपनी सारी बचत खर्च नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब हुआंग फेंग ने ऐसा कहा है। यदि वो सहमत नहीं होता है तो न केवल हुआंग फेंग और वांग टोंगटोंग उसे नीची दृष्टि से देखते हैं, बल्कि सुई युमो भी सोचते हैं कि वो काया है। ठीक है, अगर तुम सच में यहाँ एक घर खरीदते हो तो हम वही खरीदेंगे, फेंग हेयाया ने कहा। वास्तव में फेंग हाई स्पष्ट रूप से और अधिक चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हुआंग फेंग के प्रस्ताव का उत्तर देता है या नहीं। उसकी नजर में सुई युमो और एक राहगीर के बीच कोई अंतर नहीं है। सुई युमो उसे सीधे देख भी नहीं सकती। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1013 बेकार कौन है। हुआंग फेंग और फेंग हाई के बीच जुए के समझौते को देखकर सेल्सगर्ल के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे, लेकिन उसका दिल पहले से ही फूलों से भरा हुआ था। ऐसी प्रतियोगिता ही वे सबसे अधिक देखना पसंद करते हैं। इस मामले में बहुत से लोग आमतौर पर 2 मिलियन का सेट खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे अंततः 3 मिलियन का सेट खरीदना चुन सकते हैं। हुआंग फेंग और फेंग हाई के लिए हो सकता है कि दिन के अंत में उन्हें दोनों खरीदने की जरूरत न पड़े, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से एक उन्हें खरीद लेगा, फिर उसका कमीशन तय हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से वो बहुत खुश हैं। मूल रूप से हुआंग फेंग वांग टोंगटोंग और फेंग हाई के साथ व्यवहार नहीं करना चाहते थे। हालांकि वे बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि कैसे रोक लगाई जाए। जितना अधिक वे इसके बारे में बात करते थे, उतना ही अधिक उन्हें सबक सिखाना पड़ता था। यह आपकी बहुत दयालुता है ये। फेंग हाई को ये कहते हुए सुनकर वांग टोंगटोंग भी बहुत खुश हुए। आने से पहले उसने ये भी देखा कि फेंग हाई यहाँ घर खरीदने को तैयार नहीं थी। उस समय वो अभी भी सोच रही थी कि वो उसे बाद में घर खरीदने के लिए कैसे मनाएगी। परिणाम स्वरूप हुआंग फेंग के कारण से फेंग हाई ने वास्तव में उत्तर दिया और एक सेट खरीदा, लेकिन उन्होंने कई लोगों के सामने कहा फेंग हाई को इसका अफसोस नहीं होगा। वो हुआंग फेंग को बर्बाद करता है, यह अभी भी उपयोगी है, वांग टोंगटोंग ने सोचा। इस समय वांग टोंगटोंग खुश है और फेंग हाई को कसकर पकड़ लेता है। उसकी छाती पर उभार और उसकी बांह पर लगातार घर्षण फेंग हाई को बहुत आरामदायक महसूस कराता है। इसके अलावा वांग टोंगटोंग की नाजुक आंखें फेंग हाई को यहाँ आने से नफरत करती हैं, इसलिए वांग टोंगटोंग ऐसा करेंगे। हालांकि जैसे ही उसने सुयुमो को हुआंग फेंग के पास देखा, फेंग हाई बहुत घबरा गया और खांसने लगा। उसने जल्दी से वांग टोंगटोंग को अपने शरीर से अलग किया और सुयुमो को ध्यान से देखा, प्रार्थना की कि उसने अभी ये दृश्य न देखा हो। लोमड़ी आत्मा वांग टोंगटोंग ने फेंग हाई की छोटी सी कार्रवाई भी दिखाई है और वो सुयुमो से अधिक असंतुष्ट है। हालांकि अब वो सुयुमो को जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करती। यदि वो सुयुमो के बगल में हुआंग फेंग नहीं बोलती है तो वो फेंग हाइजेन को नाराज कर देगी, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि क्योंकि फेंग हाई सुयुमो पर बहुत अधिक ध्यान देता है, वांग टोंगटोंग ने अपने दिल में सुयुमो को एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया है और हमेशा सतर्क रहता है। ठीक है, मिस्टर फेंग वास्तव में खुश है। फेंग हाई के वादे को देखकर हुआंग फेंग भी मुस्कुराया और फिर सल्स लेडी की ओर देखा और कहा, यह वाला पहले हमें दिखाओ। ठीक है मिस्टर हुआंग, मैं कार उठाऊंगा और आपको वहां ले जाऊंगा। हुआंग फेंग ने जिस विला की ओर इशारा किया उसे देखकर सल्स लेडी बहुत खुश हुई। उसने झट से कहा कि भले ही यह सभी विला है, यह उच्च और निम्न भी है। हुआंग फेंग ने जो विला चुना, भले ही वो यही हो, वो भी बहुत अच्छा है। बेशक कीमत भी बहुत अधिक है, कीमत अधिक है, कमीशन बहुत अधिक है और बिक्री महिला स्वाभाविक रूप से बहुत खुश होगी। मुझे देखने दो कि तुमने कैसा घर चुना है। सल्स लेडी के चले जाने के बाद वांग टोंगटोंग ने उत्सुकता से वह एल्बम उठाया जिसे हुआंग फेंग ने अभी नीचे रखा था। विला, उस एटलस को देखें। हुआंग फेंग ने उस घर को चुना। थोड़ी देर बाद वांग टोंगटोंग लेंग ने अवचेतन रूप से फोन किया। विला, जब फेंग हाई ने वांग टोंगटोंग की बातें सुनी तो वो जल्दी से वहां आ गया। जैसा कि अपेक्षित था, उसने वो घर देखा जिसे हुआंग फेंग ने अभी चुना था, जो एक बड़ा विला था। इस विला को देखकर फेंग हाई को अपने दिल में गहरा एहसास हुआ। यदि वो यहाँ एक सामान्य व्यावसायिक घर खरीदना चाहता है तो वह इसे स्वयं खरीद सकता है। हालांकि अगर वह एक विला खरीदना चाहता तो उसका पैसा पर्याप्त नहीं होता। आपको यहाँ सबसे सस्ता विला पता होना चाहिए। 30 मिलियन से अधिक की भी आवश्यकता है और हुआंग फेंग ने इस विला को चुना। जाहिर तौर पर बड़ा, अधिक शानदार होना, फिर कीमत अधिक हो सकती है, उसे बेचना है, वो फेंग हाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप पहले इसी तरह के अन्य विला देखना चाहेंगे? जब आप बाद में विला क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आप एक साथ देख सकते हैं। हुआंग फेंग, क्या आप पागल हैं? क्या आप एक विला खरीद सकते हैं? आप उन साधारण वाणिज्यिक घरों का खर्च नहीं उठा सकते। क्या आप विला खरीदना चाहते हैं? वांग टोंगटोंग ने हुआंग फेंग को व्यंग्यात्मक चेहरे से देखा और कहा, मैं देखता हूँ। आप जानबूझकर इतनी ऊंची कीमत वाला ऐसा विला चुना क्योंकि आप दूसरे घर नहीं खरीद सकते और अपमान का डर है। ऐसे में हम इसे खरीद नहीं सकते, इसलिए हम आपको नहीं कह सकते, ठीक है? वांग टोंगटोंग, जो सोचता है कि उसने इसका पता लगा लिया है, हुआंग फेंग को गर्व से देखता है। वो जानती है कि हुआंग फेंग के पास पैसे नहीं है और हुआंग फेंग को सुयुमो के सामने आगे न बढ़ने में शर्म आती है, इसलिए वो जानबूझकर उच्च कीमत वाला विला चुनती है। ऐसे में वो इसका खर्च वहन नहीं कर सकती। पिछला प्रस्ताव स्वाभाविक रूप से शून्य होगा। वो सोचता है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसके पास पैसे नहीं है। ग्रेग ने उसका तिरस्कार किया, लेकिन फेंग हाई, जो चिंतित था, वांग टोंगटोंग की बातें सुनने के बाद भी शांत हो गया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि वो साधारण हुआंग फेंग यानी उन सामान्य व्यावसायिक घरों में विला खरीद सकते हैं जिन्हें उन्हें वहन करने की जरूरत नहीं थी। अब उन्होंने वास्तव में विला चुना।
जाहिर है यह वांग टोंगटोंग का ये कहने का तरीका होना चाहिए कि यह सिर्फ चेहरे की बात है। नौजवान, मैं तुम्हें अधिक व्यवहारिक होने की सलाह देता हूँ। विला जैसी अवास्तविक चीजों के बारे में दिवास्वप्न मत देखो जिसे तुम्हारे जैसे लोग नहीं खरीद सकते। टोंग टोंग को सुनो, तुम सुरक्षा गार्ड हो। हमारी कंपनी हाल ही में सुरक्षा गार्ड की तलाश कर रही है। जब आप हमारी कंपनी में आएंगे तो आपके वर्तमान कार्यस्थल की तुलना में बेहतर व्यवहार किया जाएगा। आपने 10 साल से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की है। भले ही हम प्राकृतिक विजेता में घर का खर्च नहीं उठा सकते, हमें अभी भी सक्षम होना चाहिए एक साधारण घर खरीदने के लिए। वो चौकोर समुद्र एक जोड़ी फुट ऊंचा गैस ऊंचा हुआंग फैंग से कहता है। दो मस्तिष्क विकार, हुआंग फैंग ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि धीमी आवाज को वांग टोंग और फैंग हाई दोनों द्वारा सुना जा सकता है। ये देखकर कि वे क्रोधित होने वाले हैं, हुआंग फैंग ने कहा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बाद में पता चलेगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अभी चले जाओ, अन्यथा ये बहुत होगा बाद में शर्मनाक। क्या आप चाहते हैं कि हम जाएं? यह आपकी गणना है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आप बाद में कितने शर्मनाक होंगे, वांग टोंग ने कहा। सुंदरी, उससे मूर्ख मत बनो। वो झूठा है और बिल्कुल भी घर नहीं खरीद सकता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ, फैंग हाई ने सुयुमो से कहा। यह मेरा व्यवसाय है, आप इसे संभाल नहीं सकते, सुयुमो ने ठंडे चेहरे के साथ दूसरी तरफ से कहा। लेकिन वो ये सोच रही थी कि हुआंग फैंग और वांग टोंग के बीच क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हुआंग फैंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि ये हुआंग फैंग ही था जो पहले जानता था। अब हुआंग फैंग वो नहीं है जो उसने कहा था। सुंदरी, मैं भी तुम्हारे लिए हूँ। अब बहुत से लोग हर चीज के बारे में बात करने के लिए बस एक मुंह पर निर्भर रहते हैं जो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, फैंग हाई ने दुखी होकर सुयुमो से कहा। हम बाद में देखेंगे कि कौन बकवास है, हुआंग फैंग ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1014 विजिटिंग विला। सल्स लेडी हाथ में कार की चाबी पकड़े हुए तेजी से आई। जब वह आई तो उसने हुआंग फैंग और सुयुमो को मैदान में जाकर देखने के लिए कहा। जहां तक वांग टोंग और फैंग हाई का सवाल है, सल्स लेडी को नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या सोचता है, इसलिए उसने उसे आमंत्रित नहीं किया। हालांकि वांग टोंग और फैंग हाई ने अपनी पहल की और उनका अनुसरण करना चाहते थे। वे विला खरीदना नहीं चाहते थे, वे बस उनका अनुसरण करते थे और हुआंग फैंग को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहते थे। सेल्सगर्ल को स्वाभाविक रूप से उनकी आवश्यकताओं पर कोई आपत्ति नहीं है। आखिर अब उनका रवैया अच्छा नहीं है, वो उनका ग्राहक है। अगर ग्राहक घर देखना चाहता है तो वो उसे अपने साथ ही ले जा सकता है। 5 लोगों की एक पंक्ति के पास एक कार थी और वे जल्द ही समुदाय में पहुंच गए। पहली चीज जो उन्होंने देखी वो सामान्य ऊंची इमारतें थी जो प्राकृतिक विजेता भी थी। हालांकि वे सिर्फ सामान्य व्यावसायिक घर थे। हरियाली और पर्यावरण भी बहुत अच्छा था। पास से गुजरते समय सल्स लेडी अभी भी बहुत अच्छी थी। वैसे मैंने संक्षेप में यहाँ वाणिज्यिक आवास का परिचय दिया, जिससे वांग टोंग बहुत उत्साहित हो गए। वांग टोंग और फैंग हाई आज यहाँ आए। वे एक घर खरीदना चाहते थे, लेकिन विला नहीं बल्कि एक सामान्य व्यावसायिक घर। अब स्वाभाविक रूप से वे सल्स लेडी के परिचय पर बहुत ध्यान देते हैं और कई प्रश्न पूछते हैं। जितना अधिक वो सुनती थी उतना अधिक वो खरीदना चाहती थी, उतना ही अधिक वो खरीदना चाहती थी और उसका शरीर लगातार फैंग हाई के करीब था। जाहिर है वे एक दूसरे को याद दिलाना चाहते थे। फैंग हाई भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। घर खरीदना बुरा नहीं है जब तक वो उसके अपने नाम पर हो। जब वो वांग टोंग के साथ खेलते खेलते थक जाएगा तो वो उसे भगा देगा। घर अब भी उसका ही है। ऐसी महिला के लिए वो घर की कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो सकता। हालांकि उसे खुश करने के लिए घर खरीदना ठीक है। उस स्थिति में वो बिस्तर पर अधिक मेहनत करेगी, है ना? हालांकि हुआंग फैंग और सुयुमो को यहाँ के सामान्य व्यावसायिक घरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने पहले ही विला पर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, इसलिए वे इन सामान्य व्यावसायिक घरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये देखते हुए कि हुआंग फैंग और सुयुमो को यहाँ के घर में कोई दिलचस्पी नहीं है, वांग टोंग को लगता है कि हुआंग फैंग घर का खर्च नहीं उठा सकते। आज वो सुयुमो के सामने एक बड़ी रकम स्थापित करना चाहता है, इसलिए वो सुयुमो के साथ यहाँ आया है। उसे अगली चीज की अधिक अपेक्षा है। हुआंग फैंग ने उसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। अब वांग टोंग, मैं हुआंग फैंग की अपमानजनक उपस्थिति को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। विला क्षेत्र जल्द ही आ जाएगा। पिछले समुदाय की तुलना में यहाँ का वातावरण बेहतर और अधिक खुला है। प्रत्येक विला के बीच लंबी दूरी है। इस तरह निवासी अधिक शांत जीवन और गोपनीयता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ कृत्रिम झीलें, सुरक्षा संतरी बक्से, खेल चौक आदि हैं। इसके अलावा बेहतर होने के लिए ये प्राकृतिक विजेता जियांगजू में उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्रों की संख्या के योग्य है। अंदर की नर्म और सख्त स्थितियां वास्तव में बहुत अच्छी है। जल्द ही सल्स लेडी की कार एक विला के सामने रुकी। विला का मुखौटा वैसा ही था जैसा हुआंग फैंग ने अभी देखा था। यही उनकी मंजिल होनी चाहिए। नीचे जाकर विला के बाहर का गेट खोलने के बाद हुआंग फैंग और उनकी पार्टी ने विला में प्रवेश किया। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एक बड़े क्षेत्रफल वाला घास का मैदान था। उस पर घास बहुत लंबी और करीने से कटी हुई थी। जाहिर तौर पर इसकी सावधानीपूर्वक देखभाल की गई थी। लॉन पार करने के बाद एक चौराहा है। चौक के मध्य में एक बड़ा फव्वारा है। फव्वारे के मध्य में एक पश्चिमी चेहरे की मूर्ति है। देखा जा सकता है कि मूर्ति वाला मूर्तिकार भी बहुत अच्छा है। चौराहे से घूमना ही असली विला है। चाबी से दरवाजा खोलने के बाद सल्स लेडी ने कई लोगों से परिचय कराया। इस विला में 4 मंजिल है। पहली मंजिल में 8 कमरे हैं, दूसरी मंजिल में भी 10 कमरे हैं और तीसरी मंजिल पर पारिवारिक सिनेमा, जिम, खेल है कमरा, अध्ययन वगैरह, जबकि चौथी मंजिल एक बड़ा मंच है जहां आप बारबेक्यू कर सकते हैं या आप वहां लेट सकते हैं और आकाश को देख सकते हैं। और वातावरण भी बहुत अच्छा है। वहां लेटना और देखना बिल्कुल अच्छी बात है। रात में अपने प्रियजनों के साथ सितारे, सल्स महिला ने कहा और एक एक करके कमरों को देखा। अन्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं किया, यहाँ तक कि खुद सल्स लेडी की भी आंखें प्यार से भरी थी।
वो पहली बार लोगों को विला में नहीं लाई, हालांकि जब भी वो आती थी उतनी ही खुश होती थी। यदि उसके पास पैसे होते तो वो इसे स्वयं खरीदना भी चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ ठीक नहीं थी। अक्सर दुर्भाग्य से उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो केवल ग्राहकों को ही ला सकती है, देखने के लिए भी, लालची को हल करने के लिए। जब हुआंग फैंग और वे चारों इसे देख रहे थे तो वे सभी संतुष्ट थे। वांग टोंगटोंग ने यहाँ तक सोचा कि जब से उसने यहाँ प्रवेश किया है उसकी आंखें पर्याप्त नहीं है। वो थोड़ी देर इधर उधर देखती, लेकिन उसकी इच्छा होती कि यह उसका अपना होता। वह यही रहेगी और काफी कुछ देखेगी। जहाँ तक उन व्यावसायिक घरों की बात है जो उसने पहले देखे थे, वो उन्हें पहले ही यहाँ फेंक चुकी है। मैं आसमान से नीचे चला गया हूँ, मुझे 1 मिनट भी याद नहीं है। और सुयुमो भी बहुत गंभीर है, वो दूसरों से अलग है। वांग टोंगटोंग और फैंग हाई को लगता है कि हुआंग फैंग बड़ी बात कर रही है, यानी सल्स लेडी, और उन्हें नहीं लगता कि हुआंग फैंग इसे खरीदेगी। हालांकि सुयुमो को पता है कि जब तक वो और हुआंग फैंग संतुष्ट है, हुआंग फैंग इसे खरीद लेंगे। एक बार जब वे इसे खरीद लेंगे तो वे इसे यहाँ खरीदेंगे। मेरा घर वह है जहाँ मैं अपना पूरा जीवन जीना चाहता हूँ। इसलिए सुयुमो इसे बहुत महत्व देता है और इसे गंभीरता से लेता है। यहाँ सभी कमरे अच्छी तरह से सजाए गए हैं और उनमें कुछ फर्नीचर भी है। ये फर्नीचर और सजावट निःशुल्क है। जब तक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं आप किसी भी समय चेक इन कर सकते हैं, सल्स लेडी ने कहा। और इस समय वे पहले ही पहली 3 मंजिलों पर टहल चुके हैं। हालांकि क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, ये बस एक साधारण लुक है। चौथी मंजिल पर पहुंचने के बाद सल्स महिला ने भीड़ से कहा, ये देखने का मंच है। यहाँ आप न केवल आकाश में तारे देख सकते हैं बल्कि आसपास के दृश्य भी देख सकते हैं। दृश्य बहुत अच्छा है। बेशक आप इसे अपनी पसंद के अनुसार संशोधित भी कर सकते हैं। 5 लोगों का एक समूह मंच के किनारे पर आया। यहाँ एक रेलिंग निकली हुई थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सल्स लेडी ने जो कहा वो सही था। यहाँ का नजारा वाकई बहुत अच्छा है। आप विला क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा देख सकते हैं। आखिरकार विला क्षेत्र अभी भी अपेक्षाकृत खुला है और दृश्य रेखा प्रभावित नहीं हुई है। यह विला का स्विमिंग पूल और बगीचा है। अब बहुत ठंड नहीं है। स्विमिंग पूल में तैरना निश्चित रूप से एक अच्छा आनंद है। सल्स महिला ने विला के पीछे पूल और बगीचे की ओर इशारा किया और जारी रखी। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1015 ये कितना है? ये यहाँ सुंदर है। हेज सल्स लेडी की बातें सुनने के बाद और उसने अभी जो देखा, वांग टोंगटोंग लंबे समय से इस जगह से मोहित हो गया है। उसकी आंखों से पानी टपकने को है और वो फैंग हाई की ओर देखती है और कहती है, खांसी अच्छा दिखना अच्छा है। ये थोड़ा खुला है। ये डरावना है कि हम दोनों को रात में रहने के लिए इतनी बड़ी जगह की आवश्यकता है। कुछ देर तक खांसने के बाद फैंग हाई ने अजीब तरीके से समझाया, क्या आपको यहाँ के व्यावसायिक घर पसंद नहीं है? हम इसे बाद में खरीद लेंगे। हालांकि मैं यहीं रहना पसंद करता हूँ। अगर मैं ऐसी जगह पर रह सकूं तो मरना चाहूंगा। वांग टोंगटोंग ने कहा, स्वर ईर्ष्या से भरा है। वास्तव में वो ये भी जानती है कि हालांकि इस वर्ग समुद्र में कुछ पैसा है, लेकिन अगर वो इस विला को खरीदना चाहती है तो यह स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल है। यह असंभव है। हालांकि वो इस विला को बहुत पसंद करती है। कल्पना करती है कि वो पूल में कैसे तैरती है और बगीचे में कैसे चलती है। जरा इसके बारे में सोचो, वो नशे में होगी और वो यहाँ कैसे रहना चाहती है। वांग टोंगटोंग की बातें सुनकर फैंग हाई और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। हालांकि अन्य लोग इसे वहन नहीं कर सकते, फिर भी उसे तब शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो स्वीकार करता है कि उसके पास अन्य लोगों के सामने पैसे नहीं है। तो वो वांग टोंगटोंग से फुसफुसाते हुए कहता है, परेशानी मत करो, क्या तुम्हें वो व्यावसायिक घर भी नहीं चाहिए? फैंग हाई के चेहरे पर खतरा देखकर वांग टोंगटोंग ने जल्दी से काम बंद कर दिया। वो ये भी जानती थी कि वो यही रहना चाहती है। यह अवास्तविक था, लेकिन व्यावसायिक घर में रहना बेहतर था। इसके अलावा ये कई मिलियन युआन का था, इसलिए वो इसे भागने नहीं दे सकती थी। बिल्कुल नहीं, मैं इसके बारे में यूं ही बात करूंगा। मुझे भी लगता है कि यहाँ खुली जगह है। यहाँ तक कि एक बार सफाई करना भी बहुत थका देने वाला हो सकता है। मुझे यहाँ पसंद नहीं है, वांग टोंगटोंग ने जल्दी से एक दूसरे से कहा। फैंग हाई वांग टोंगटोंग की बातों से बहुत संतुष्ट है। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि उन्हें ये जगह बेहद पसंद है। हालांकि उसके वित्तीय संसाधनों से इस जगह को खरीदना स्पष्ट रूप से असंभव है। इसके अलावा यह उसके जीवन में असंभव है। हालांकि जब उसने हुआंग फैंग को बहुत दूर नहीं देखा तो उसके दिमाग में संतुलन आ गया। वो स्वयं विला का खर्च वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन एक साधारण व्यावसायिक घर खरीदने में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि हुआंग फैंग एक साधारण व्यावसायिक घर भी नहीं खरीद सकते थे। वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था। वो लंबे समय के लिए यहाँ विला देखने आ सकते हैं। आप कैसे हैं? क्या आप यहाँ संतुष्ट हैं? हुआंग फैंग को वांग टोंगटोंग और फैंग हाई की परवाह नहीं थी। आज जब वो यहाँ आए तो उन्होंने उनसे कोई लड़ाई नहीं की। सच कहूं तो अगर उन्होंने पहले सुयुमो को निशाना नहीं बनाया होता तो हुआंग फैंग उनकी परवाह नहीं करना चाहते थे। आखिरकार उसका उनके साथ बहुत अधिक संपर्क नहीं होगा और उसे उन पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आज जाहिर तौर पर घर खरीदना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये यहाँ अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है। सुयुमो ने कहा कि उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये साफ और आरामदायक है। इसके अलावा विला के अटैच्ड फंक्शन भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक बड़े क्षेत्र की बात है, यह न केवल उसके और हुआंग फैंग के रहने के लिए है बल्कि दूसरों के लिए भी है। इस तरह यह अंतरिक्ष में विशाल नहीं लगेगा। बस ये पसंद है, फिर हम इसे यहीं खरीद लेंगे, हुआंग फैंग ने कहा। अब मत देखो, सुयुमो ने पूछा। आखिरकार ये पहला घर है जो उन्होंने देखा। यह इतनी जल्दी तय हो गया? क्या ये बहुत तेज है? नहीं, आप संतुष्ट हैं और मुझे ये पसंद है। ये पर्याप्त नहीं है, हुआंग फैंग ने परवाह नहीं की और कहा। इसके अलावा अगर हमें भविष्य में ये बेहतर लगता है तो हम कुछ और खरीद रहे हैं। अब हुआंग फैंग के पास ये कहने की क्षमता है। हालांकि सुयुमो को नहीं पता कि हुआंग फैंग के पास कितना पैसा है, फिर भी वो हुआंग फैंग पर विश्वास करती है क्योंकि हुआंग फैंग ऐसा कहते हैं, इसलिए उसके पास कुछ है।
इस समय सल्स लेडी एक ही समय पर रह रही है। हुआन फेंग और सु यूमो धीमी आवाज में चर्चा कर रहे हैं, जबकि वांग टोंगटोंग और फेंग हाई चर्चा करते दिख रहे हैं। वो नहीं जानती कि आखिर दोनों जोड़ों को खरीदा जाएगा या नहीं, वो केवल प्रार्थना कर सकती है। इस समय हुआन फेंग ने सल्स लेडी की भर्ती की। सल्स लेडी जल्दी से दौड़कर आई और बोली, आप कैसे हैं मिस्टर हुआन? क्या आप इस जगह से संतुष्ट हैं? ठीक है, बहुत संतुष्ट हूँ। हुआन फेंग ने कहा कि वो वास्तव में इस जगह से संतुष्ट है। उसने सोचा कि पहले वो एक आम घर भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन आज वो सीधे एक विला खरीद सकता है। हुआन फेंग का दिल भावना से भर गया। संतुष्टि संतुष्टि है, लेकिन इसे खरीदा नहीं जा सकता है ना? इस समय वांग टोंगटोंग और फेंग हाई भी आए। जाहिर है वे हुआन फेंग को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग टोंगटोंग या फेंग हाई, वे स्पष्ट रूप से नहीं सोचते कि हुआन फेंग यहाँ विला का खर्च उठा सकते हैं। हुआन फेंग ने उनसे भी बात नहीं की, लेकिन सीधे से इस गर्ल से कहा, मुझे नहीं पता कि यहाँ कितना है। तुम सच में कीमत पूछने की हिम्मत करते हो? पूछने का क्या फायदा? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? जब वांग टोंगटोंग ने हुआंग फेंग को खुद को नजरअंदाज करते देखा, तो वो और भी अधिक परेशान हो गया। जब वो कॉलेज में था, हुआंग फेंग ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इस विला की कीमत 110 मिलियन युआन है। यदि आप इसका पूरा भुगतान कर सकते हैं, तो हम इसे सस्ता बना सकते हैं। सल्स लेडी ने वांग टोंगटोंग की बात नहीं सुनी, लेकिन हुआंग फेंग के सवाल का सीधे जवाब दिया। कीमत सुनने के बाद मौके पर मौजूद 4 लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। यहाँ तक कि हुआन फेंग और सुयूमो ने भी सोचा था कि यहाँ विला की कीमत बहुत कम नहीं होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह 100 मिलियन युआन से अधिक होगी। हालांकि अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो जियांगजू शहर में घर की कीमत कम नहीं है। यह अभी भी वही विला है जिसे आपने खरीदा था। विला में भी ये बहुत अच्छा है, कीमत अधिक होना भी सामान्य है। जब वांग टोंगटोंग और फेंग हाई ने कीमत सुनी, तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। ये कीमत उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। सल्स लेडी कीमत बताए जाने के बाद गुप्त रूप से 4 लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रही थी। परिणाम स्वरूप उनकी प्रतिक्रियाओं ने उन्हें थोड़ा निराश किया। जाहिर है चारों लोगों के लिए कीमत अधिक थी, जिसे वे सहन नहीं कर सके। चलो बिक्री कार्यालय वापस चलते हैं, हुआंग फेंग ने अचानक सल्स लेडी से कहा। क्या आपके पास कोई तैयार अनुबंध है? हुआंग फेंग के शब्द सल्स लेडी को थोड़ा स्तब्ध कर देते हैं। खरीदने का मतलब क्या है? तो उसने कहा, हाँ हाँ। आपका क्या मतलब है हुआंग फेंग? क्या आप वास्तव में इसे वहन कर सकते हैं? मैं यह नहीं देखना चाहता कि आप कैसे दिखते हैं। यहाँ एक बाथरूम आपको जीवन भर कड़ी मेहनत करवा सकता है। दूसरों को अनुबंध तैयार करने देना एक अच्छा विचार है। क्या आप दूसरों के समय में देरी नहीं कर रहे हैं? फेंग हाई ने फिर कहा कि उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि हुआंग यहाँ विला का खर्च उठा सकता है। बेशक वो डर गया था। यदि हुआंग फेंग इसे वहन कर सकता है, तो वो हुआंग फेंग से कमतर नहीं होगा। क्या आप इसे वहन कर सकते हैं? क्या आपको बाद में पता चलेगा? हुआंग फेंग ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या आप पहले अन्य विला नहीं देखते हैं? मैं यहाँ बाद में खरीदूंगा, लेकिन आप एक सामान खरीदना चाहते हैं जो आपने कहा था, मत भूलना। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1016। क्या मैं अपना कार्ड स्वाइप कर सकता हूँ? आइए तब तक इंतजार करें जब तक आप एक विला का खर्च नहीं उठा सकते। एक मूर्ख सपनों के बारे में बात करता है। हालांकि हुआंग फेंग को देखने में ये झूठ नहीं लगता है, लेकिन वांग टोंगटोंग स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करते हैं। उसे विश्वास नहीं है कि हुआंग फेंग कम समय में 1 अरब युआन से अधिक कमा सकता है। भले ही वो इतनी तेजी से पैसे नहीं चुरा सकता है, इसलिए वो सोचती है कि हुआंग फेंग शांत होने का नाटक कर रहा है। ये फेंग हाई है। पीली चोटी को इतना शांत देखकर मुझे अनिश्चितता महसूस हो रही है। क्या ये पीली चोटी 2 पीढ़ियों से समृद्ध ग्रेड है? नहीं। वांग टोंगटोंग की शक्ल को देखें। हमें पता होना चाहिए कि हुआंग फेंग एक अमीर आदमी नहीं हो सकता। अभी अभी वांग टोंगटोंग ने उन्हें हुआंग फेंग की पहचान बताई। यदि हुआंग फेंग वास्तव में एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है, तो वांग टोंगटोंग के चरित्र के साथ उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं है। इसलिए भले ही उसके दिल में कुछ संदेह हो, फेंग हाई अंततः सोचता है कि हुआंग फेंग शांत होने का नाटक कर रहा है, सिर्फ उन्हें डराने के लिए। उसके बाद 5 लोगों का एक समूह फिर से बिक्री कार्यालय में वापस चला गया। रास्ते में सल्स लेडी ने अपने मैनेजर से संपर्क किया। आखिरकार ये 100 मिलियन युआन से अधिक की सूची है, कोई छोटी राशि नहीं, तो एक मैनेजर तो होना ही चाहिए। बेशक मैनेजर आ भी जाए तो कमीशन छोटा नहीं होगा, इसलिए बिक्री भवन छोटा है, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब हुआंग फेंग और अन्य लोग बिक्री कार्यालय पहुंचे, तो प्रबंधक पहले से ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही हुआंग फेंग और अन्य लोग सामने आए, उन्होंने जल्दी और विनम्रता से उनका स्वागत किया। मिस्टर हुआंग, कृपया अंदर आए। मैं अनुबंध के लिए तैयार हूँ। यहाँ घर खरीदने के लिए आपका स्वागत है। यहाँ आपको कभी नुकसान नहीं होगा या धोखा नहीं दिया जाएगा, मैनेजर ने कहा। हालांकि उसने फेंग हाई का हाथ पकड़ रखा है। हालांकि हुआंग फेंग फेंग हाई के साथ उतर गए। उनके कपड़ों के अनुसार उन्हें लगता है कि फेंग हाई उनके अधीनस्थों के मुंह में हुआंग फेंग है। आखिरकार फेंग हाई के कपड़े बेहतर हैं और उन्हें सफल लोगों का गौरव भी प्राप्त है। प्रबंधक, ये श्री हुआंग है। सल्स लेडी ने देखा कि उसके बॉस ने वूलोग बनाया है और वो जल्दी से धीमी आवाज में उसे याद दिलाने के लिए आगे आई। जैसे ही मैनेजर ने ये सुना तो वो शर्मिंदा हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने अतिथि को गलत तरीके से स्वीकार भी कर लिया। वह नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष नाराज होगा या नहीं। हालांकि उन्होंने तुरंत फेंग हाई का हाथ छुड़ाया और हुआंग फेंग का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, मुझे क्षमा करें श्री हुआंग, मैंने गलती की, मुझे वास्तव में खेद है। कुछ नहीं, हुआंग फेंग को कोई परवाह नहीं थी। कृपया कृपया, प्रबंधक ने विनम्रतापूर्वक कहा कि कोई भी सामान्य व्यक्ति 100 मिलियन युआन से अधिक मूल्य का विला नहीं खरीद सकता। इसके अलावा हुआंग फेंग का रवैया अभी भी बहुत अच्छा है। उन्हें गुस्सा नहीं आया क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया था, जिससे मैनेजर को अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद प्रबंधक हुआंग फेंग को अंदर ले गया, लेकिन वो फेंग हाई और वांग टोंगटोंग को भूल गया। फेंग हाई इस समय भी अचंभे में था और उसके हाथ अभी भी वही थे। उस सीन में वो शर्मिंदा थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।
वो स्पष्टतः ठंडा था। इसके अलावा वो एक सुरक्षा गार्ड था। हैगे, चलो अंदर चलें। वान टोंग टोंग फेंग हाई के पास गए और कहा। गुंजन, फेंग हाई ने ठंडी खर्राटे भरी। हालांकि इस कदम से वो पायदान से नीचे भी आ जाएंगे। वो हुआन फेंग की बदसूरत शक्ल देखने के लिए अंदर जाना चाहेगा। यदि वो अब चला गया तो क्या वो हुआन फेंग के विचार का लाभ नहीं उठाएगा? बिक्री कार्यालय में प्रवेश करने के बाद हुआन फेंग प्रबंधक के इशारे पर बैठ गया। चाय और नाश्ता सब तैयार है। जाहिर है वे अभी भी एक बड़े ग्राहक के रूप में हुआंग फैंग को बहुत महत्व देते हैं, जबकि अन्य बिक्री महिलाएं भी हुआंग फैंग को देख रही हैं। आखिरकार ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो 100 मिलियन युआन से अधिक का विला खरीद सकते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है। इसके अलावा सु यूमो की उपस्थिति और स्वभाव उन्हें शर्मिंदा महसूस कराने के लिए पर्याप्त है, अन्यथा वे हुआंग फैंग से बात करने में मदद करने में असमर्थ होते। जहां तक फैंग हाई और वान टोंग टोंग की बात है, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यह अनुबंध है मिस्टर हुआंग, देखिए, क्या आपके कोई प्रश्न है? प्रबंधक ने हुआंग फैंग को अनुबंध सौंप दिया। हुआंग फैंग ने मोटे तौर पर इसे देखा। अब कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार ये जियांगजू की एक प्रसिद्ध इमारत है, इसे ग्राहकों को धोखा नहीं देना चाहिए। हालांकि हुआंग फैंग ने फिर भी सुयुमो को अनुबंध सौंप दिया। इस मामले में सुयुमो उनसे ज्यादा कुशल है। सुयुमो ने भी मना नहीं किया, उसने अनुबंध को ध्यान से देखा। मैंने कहा, हुआंग फैंग, आप इसे कब स्थापित करने जा रहे हैं? ये लगभग पर्याप्त है। व्यवसाय के बारे में क्या? वांग टोंगटोंग ने हुआंग फैंग को और अधिक पसंद किया। दिल भी कुछ असहज फिर व्यंग्यात्मक तरीके से शुरू हुआ। हुआंग फैंग को भी उसकी परवाह नहीं थी। सबसे पहले वो सभी छात्रों के बीच संबंधों के बारे में चिंतित थे और उनके साथ शांति से बात की। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि दूसरे पक्ष को जाहिर तौर पर छात्रों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। उसे और क्या करना चाहिए? प्रबंधक को इसमें होने वाले उतार चढ़ाव का पता नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कहानियां हैं। उन्होंने हुआंग फैंग के सामने अपने अधीनस्थों से यह नहीं पूछा कि उनका क्या मतलब है। उस मामले में ऐसा लगता है कि उसके मन में हुआंग फैंग के प्रति कुछ अनादर है। उसने पहले भी गलत व्यक्ति की पहचान की है। अगर इस बार कोई गलती हुई तो हुआंग फैंग गुस्से में इसे नहीं खरीदेंगे। वो वही है जो हार गए। हालांकि अब घर बेचना आसान है, ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इस तरह का विला खरीद सके, इसलिए वो स्पष्ट रूप से मिस हुआंग फैंग के लिए तैयार नहीं है। जब वान टोंगटोंग ने देखा कि उसने क्या कहा तो वह अनुचित था। वो अधिक क्रोधित था और कुछ और कहना चाहता था। हालांकि उन्हें फैंग हाई ने रोक दिया था। फैंग हाई को लग रहा था कि इसमें कुछ असामान्य है। हुआंग फैंग उतना सामान्य नहीं हो सकता जितना वांग टोंगटोंग ने कहा था। अनुबंध में कोई समस्या नहीं है, बहुत देर तक सुयुमो ने हुआंग फैंग से कहा। उसके शब्दों पर प्रबंधक मुस्कुराया और कहा, मिस्टर हुआंग, कृपया निश्चिंत रहें कि हम अनुबंध पर ग्राहकों को कभी धोखा नहीं देंगे। मैं सावधान हूँ। आखिरकार यह 1 अरब है, 10 लाख नहीं, है ना? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए, मैनेजर ने आवाज लगाई। ठीक है, चूंकि अनुबंध में कोई समस्या नहीं है, इसलिए इसके लिए भुगतान करें। आप अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, है ना? हुआंग फैंग ने अपना बैंक कार्ड निकाला और कहा। वास्तव में वांग टोंगटोंग ने वास्तव में अनुमान नहीं लगाया है। हुआंग फैंग के पास इतना पैसा नहीं है। आखिरकार वो हाल ही में पैसे का बहुत अधिक उपयोग कर रहा है। कार्ड में पैसे नहीं है। हालांकि बात सिर्फ इतनी है कि असल में उसके पास पैसे नहीं है। अन्य जगहों पर उनके पास अभी भी काफी बचत है, इसलिए वापस जाते समय उसने कुछ और चीजें बदल ली। ऐसे में उनके लिए ये विला खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1017 पछतावा। हाँ बिल्कुल, जब मैनेजर ने हुआंग फैंग के हाथ में निकाला हुआ कार्ड देखा तो उसे पता चला कि हुआंग फैंग वास्तव में एक अमीर आदमी था। हालांकि हुआंग फैंग के पास जो कार्ड था उसमें 100 मिलियन युआन से अधिक की जमा राशि के बिना ऐसा कोई कार्ड नहीं हो सकता था। यदि श्री हुआंग पूर्ण या किश्तों में भुगतान करना चाहते हैं तो हम उन्हें कीमत के संदर्भ में कुछ छूट दे सकते हैं, मैनेजर ने कहा। पूर्ण भुगतान? हुआंग फैंग ने कहा कि चूंकि उनके पास पर्याप्त पैसा था, इसलिए उन्होंने किश्तों में भुगतान करने की योजना नहीं बनाई। ठीक है, प्रबंधक ने कहा कि हुआंग फैंग के साथ नवीनतम कीमत पर चर्चा करने के बाद उन्होंने सीधे कीमत में लगभग 8 मिलियन युआन की कमी की। शुरू से अंत तक वांग टोंगटोंग और फैंग हाई दोनों देख रहे थे। जब उन्होंने हुआंग फैंग को अपना बैंक कार्ड निकालते देखा तो उन्हें लगा कि यह थोड़ा बुरा है। जब हुआंग फैंग ने पैसे का भुगतान किया और अनुवर्ती औपचारिकताओं को पूरा किया तो वे वास्तव में आश्वस्त थे। हुआंग फैंग ने वास्तव में विला खरीदा। ये संभव नहीं है। हुआंग फैंग, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम तो बस एक कंगाल हो। वांग टोंगटोंग कुछ समय के लिए इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उनकी अपनी नजर में हुआंग फैंग एक बेकार की तरह दिखता है। अब वो एक विला खरीदने के लिए 100 मिलियन युआन से अधिक खर्च कर सकते हैं, जिसे स्वीकार करना उनके लिए जाहिर तौर पर मुश्किल है। यदि अन्य लोग उस विला को खरीदते हैं तो वांग टोंगटोंग सबसे पहले अपनी पत्नी से ईर्ष्या करेंगे और फिर अपने अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करेंगे। लेकिन जब यह व्यक्ति हुआंग फैंग में बदल जाएगा तो उसका दिमाग गंभीर रूप से असंतुलित हो जाएगा। तुम्हें पता है, कॉलेज में हुआंग फैंग ने उसका पीछा किया और उसकी प्रेमिका बनने का वादा किया। अब हुआंग फैंग इतना अच्छा विला खरीद सकता है। वांग टोंगटोंग सोचेंगे, अगर उसने शुरुआत में हुआंग फैंग को नहीं छोड़ा तो अब जिस विला से वो प्यार करता है उसकी परिचारिका खुद नहीं है। वांग टोंगटोंग को गुस्सा आया जब उसने सोचा कि उसने अपना सुंदर भविष्य खुद ही नष्ट कर दिया है। वो हुआंग फैंग को सफल होते देखने के बजाय उसे जीवन भर के लिए नीचे रखना चाहेगी। इस तरह उसकी कोई आंखें नहीं होंगी। हाँ, मैं गरीब हूँ, मैं केवल ऐसे विला ही खरीद सकता हूँ। यदि आपके पास पैसा है तो आप बेहतर विला खरीद सकते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ बेहतर विला होने चाहिए। आप उन्हें खरीद सकते हैं। मुझे ईर्ष्यालु होने दीजिए। हुआंग फैंग ने अपना बैंक कार्ड हटा दिया और कहा। फिर उसने फैंग हाई की ओर देखा और कहा, मिस्टर फैंग, क्या आप यह नहीं कह रहे हैं कि आप वही घर खरीदना चाहते हैं जो आपने खरीदा था?
ये बिल्कुल सही समय है, प्रबंधक यहाँ है, घर खरीदना सुविधाजनक है, जल्दी करो। आप हुआन फैंग ने कहा कि फैंग हाई कुछ समय के लिए नीला और सफेद था, लेकिन अंत में वह लाल हो गया। बेशक वो एक सेट खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर उसने खुद को बेच भी दिया तो भी वो इतना पैसा नहीं जुटा सका। आप क्या है, क्या आप दोनों ने इसे पहले बहुत खुशी से नहीं कहा था? क्यों, अब आप मूर्ख हैं? हुआन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले इन दोनों लोगों ने सोचा था कि सुयुमो के साथ उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ समय बाद क्या उन्होंने सचमुच सोचा कि वे अच्छे स्वभाव के थे? बिना पैसे के बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुमसे शर्म आती है। हुआन फैंग ने हमला करना जारी रखा। चल दर, फैंग हाई को लगता है कि अगर वो और देर तक यहाँ रहेगा तो उसे हुआन फैंग द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। हुआन फैंग भी लोगों पर बहुत सख्त है। जब उसने वान टोंगटोंग को लगातार उसे मारते देखा तो उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि वह एक बुरा आदमी था। अब वो अभी अभी है, दूसरा पक्ष उनसे लड़ना ही नहीं चाहता। उसके बाद वो वान टोंगटोंग के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना चले गए। उन्हें लगा कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों की नजरें गलत थी। यहाँ वो एक मिनट भी नहीं रुक सके। हैगे, मेरे लिए रुको। हालांकि उसे शुरुआत में हुआन फैंग को छोड़ने का पछतावा था, वान टोंगटोंग ने समझ लिया कि वो अब केवल फैंग हाई पर भरोसा कर सकती है, इसलिए उसने जल्दी से पीछा छोड़ दिया। इसके अलावा फैंग हाई अपने लिए एक घर खरीदने के लिए सहमत हो गई। अब विला नष्ट होने के लिए अभिशप्त है, अन्य घर अब और नहीं उड़ सकते। हैगे, घर घर अभी तक खरीदा नहीं गया है। जब वो बिक्री कार्यालय के बाहर पहुंचा तो वान टोंगटोंग ने फैंग हाई को पकड़ लिया और जल्दी से उसे याद दिलाया। खरीदो, अपनी माँ को खरीदो। फैंग हाई ने वान टोंगटोंग को हिलाया और गुस्से से कहा, तुम नहीं देखते कि तुम क्या हो? तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे बिस्तर में अच्छा कुंग फू है तो तुम यहाँ के घर की बराबरी कर सकते हो? लेकिन आपने मुझसे पहले वादा किया था। वान टोंगटोंग धीमी आवाज में सिसकने लगे। क्या मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूंगा? फैंग हाई का मूड स्पष्ट रूप से ठीक नहीं हुआ है। वो पहले हुआन फैंग द्वारा मारा गया था। वो एक सफल व्यक्ति भी है। कब उसे इस तरह आमने सामने अपमानित किया गया था? आप उस हुआन फैंग को खोजने जा रहे हैं। क्या वो आपका पूर्व प्रेमी नहीं है? यदि वो बिस्तर में आरामदायक है तो शायद वो आपके लिए एक विला खरीद सकता है। फैंग हाई, कमीने, वान टोंगटोंग ने गुस्से में कहा। मैं एक गधा हूँ, तुम एक कुतिया हो, वो चौकोर समुद्र कहता है। अब आपको विशेष पछतावा है। शुरुआत में उस वान फैंग को नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा उस विला की परिचारिका आप हैं। हाँ, आप इसके लायक हैं। फैंग हाई को अब जाने देना होगा और अपना आत्मविश्वास वापस हासिल करना होगा, इसलिए वो वान टोंगटोंग के खिलाफ लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वान टोंगटोंग, जो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने फैंग हाई को थप्पड़ मारा और फिर वो तुरंत लौटा। कुतिया, मुझे मारने की हिम्मत करो। वान टोंगटोंग को थप्पड़ मारने के बाद फैंग हाई ने वान टोंगटोंग को कुछ और फीट लात मारी और फिर चला गया। वैसे भी वान टोंगटोंग कुछ समय से खेल रही है, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर उसे छोड़ दिया। वान टोंगटोंग फैंग हाइटो को देखता है और वापस नहीं जाता है। वो रोती है। अभी वो थोड़ी देर के लिए नियंत्रण से बाहर हो गई थी और फिर उसने फैंग हाई से टकराया। सामान्य समय में वो फैंग हाई से टकराने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करती थी। हालांकि उस फैंग हाई की तुलना हुआन फैंग से नहीं की जा सकती, लेकिन यह उसके साथियों के लिए अच्छा है। हुआन फैंग के बारे में सोचकर वान टोंगटोंग अधिक दुखी है। ऐसा नहीं है कि उसे इसका एहसास हुआ, बल्कि यह कि उसे पछताने से पहले हुआन फैंग को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वो एक अमीर आदमी ढूंढना चाहती है तो वह हुआन फैंग के साथ गुप्त रूप से संवाद करना जारी रख सकती है, जब तक दोनों पक्ष सामने नहीं आते। ये ठीक है। शुरुआत में हुआन फैंग वास्तव में उसके प्रति अच्छा था। जहाँ तक अन्य अमीर लोगों की बात है, उसे ऐसा माना जाता था कि यह सिर्फ एक खिलौना है। शायद मैं फिर से हुआन फैंग से मिल सकता हूँ। शुरुआत में वो मुझे बहुत पसंद करता था। अब भी उसके मन में मेरे लिए भावनाएं होनी चाहिए। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। अगर मैं पहल करता हूँ तो वह इनकार कर सकता है। फैंग हाई के पक्ष को देखकर ऐसा लगता है कि वान टोंगटोंग उससे थक चुके हैं। वान टोंगटोंग को एक नई बड़ी रकम ढूंढनी है। बिक्री कार्यालय में हुआन फैंग स्पष्ट रूप से एक अच्छी वस्तु है। आखिरकार वे एक साथ रहे हैं। वो सोचती है कि वो हुआन फैंग के बारे में जानती है। हुआन फैंग के मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हुआन फैंग बहुत अमीर है। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचती है, उतना अधिक वो इसके बारे में सोचती है। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचती है, उतना अधिक वो इसके बारे में सोचती है। वान टोंगटोंग तुरंत खड़ी हो जाती है, अपने चेहरे पर आंसू पोंछती है और इसकी भरपाई के लिए एक छोटा दर्पण निकालती है। वो नहीं चाहती कि हुआन फैंग ये देखे कि वो अब कैसी दिखती है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1018 अपने बारे में अच्छा महसूस करें। लगभग 10 मिनट में हुआन फैंग और सुयुमो बिक्री कार्यालय से बाहर आए और बिक्री कार्यालय के प्रबंधक ने उन्हें हर समय गेट के बाहर भेजा, इसलिए उन्होंने अलविदा कहा। उन्होंने कभी भी हुआन फैंग जैसे बड़े ग्राहकों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। जब हुआन फैंग अंदर ही था तो उसने औपचारिकताएं पूरी कर ली थी और पैसे का भुगतान कर दिया था। हालांकि प्रबंधक ने विला सहित बहुत सारे घर बेचे थे, लेकिन उसने हुआन फैंग जैसा खुश खरीदार कभी नहीं देखा था। घर में सब्जियां खरीदने जैसा माहौल था। जल्द ही उसने एक निर्णय लिया, जैसे कि 100 मिलियन युआन पैसा नहीं बल्कि कागज था। उसने अपने दिल में महसूस किया कि उसी समय हुआन फैंग अमीर था, इसलिए प्रबंधक ने स्वाभाविक रूप से उसे तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की। वो हुआन फैंग की सेवा करके खुश था। अगर वो भविष्य में घर खरीदना चाहे तो सबसे पहले उसके बारे में सोचेगा। भले ही हुआन फैंग ने इसे नहीं खरीदा, क्या उसके पास अभी भी दोस्त नहीं है? जाहिर तौर पर उसके सभी दोस्त अमीर लोग होंगे। उस समय अगर हुआन फैंग आसानी से कह सकते हैं कि वे जन्मजात विजेता हैं, तो यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये प्रबंधक वास्तव में उत्साही है। हुआन फैंग, जिसने अंततः प्रबंधक को वापस जाने दिया, हुआन फैंग से फुसफुसाया।
आप जैसे बड़े ग्राहक के लिए निश्चित रूप से उसे उत्साही होना चाहिए। हम आमतौर पर व्यवसाय करते हैं और किसी बड़े ग्राहक से मिलते समय थोड़ी सी भी उपेक्षा करने का साहस नहीं करते हैं। सु यूमो ने कहा कि वह अपनी कंपनी की संस्थापक है और उन्हें इसकी गहरी समझ है। हुआंग फैंग इस समय एक आकृति कोने में फूट पड़ी और हुआंग फैंग और सु यूमो के सामने रुक गई। उस आदमी को देखकर हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ा ली और कहा, तुम चले क्यों नहीं गए? यह वान टोंगटोंग है। हुआंग फैंग ने सोचा कि दूसरा पक्ष और फैंग हाई एक साथ चले गए हैं। अप्रत्याशित रूप से वे अभी भी यही थे। हुआंग फैंग, तुमने मुझसे पहले इस तरह बात नहीं की। जब वान टोंगटोंग ने हुआंग फैंग के शब्दों को सुना तो उसकी आंखें थोड़ी लाल थी और वो किसी भी समय रोने के लिए तैयार था। वो शिकायतों से भरा हुआ था और बोला, आप पहले कभी भी मुझसे बढ़ चढ़ कर बात नहीं करते थे। मुझे पता था कि मैं उस समय गलत था, लेकिन मुझे धोखा भी दिया गया था। उस समय मैं बहुत छोटा और बेवकूफ था। अब मुझे इसका पछतावा है। हुआंग फैंग, चलो अतीत में वापस चलते हैं। वान टोंगटोंग की बातों पर हुआंग फैंग लगभग हंस पड़े। क्या इसलिए कि वो मूर्ख है या इसलिए कि वो अपने बारे में इतना अच्छा महसूस करती है कि वो ऐसे शब्द कह सकती है? माफ करें, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा अगर मुझे सही से याद है तो तुमने कहा था कि तुमने मुझे कभी बॉयफ्रेंड नहीं माना। भले ही हम अतीत में वापस जाएं, ये सिर्फ एक सहपाठी का रिश्ता है। भले ही हम अतीत में वापस न जाएं, फिर भी यह एक सहपाठी ही है संबंध, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हुआंग फैंग, उस समय मैंने जो कहा वो गुस्से वाले शब्द थे। मैं अपनी युवावस्था और अज्ञानता को दोषी मानता हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे पसंदीदा व्यक्ति रहे हो। वान टोंगटोंग हुआंग फैंग को देखता है और उसे देखता है। बात करते समय उसकी पलकें झपकती हैं। ऐसा लगता है कि वो हुआंग फैंग पर अपना आकर्षण जारी करना चाहता है। हालांकि वान टोंगटोंग को लगता है कि वो बहुत आकर्षक है। हुआंग फैंग की नजर में उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। हुआंग फैंग को नहीं पता कि जब वो कॉलेज में था तो वो कैसे सोचता था और वान टोंगटोंग को कैसे देखता था। उस समय उनकी आंखें अवाक रह गईं। जब से वान टोंगटोंग का ब्रेकअप हुआ, हुआंग फैंग ने कभी भी उसके साथ अतीत में वापस जाने के बारे में नहीं सोचा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास भंडारण बॉक्स कब था या पहले कब नहीं मिला। हुआंग फैंग का विचार भी यही था। वान टोंगटोंग के साथ बिताया गया छोटा सा समय उनके लिए कोई अच्छी यादें नहीं छोड़ गया। मिस वांग, आप अपने बारे में क्या सोचती हैं? यह आपका व्यवसाय है। मेरे मन में आपके लिए केवल एक सहपाठी के रूप में भावना है। हालांकि आज इस तरह की गड़बड़ी के बाद मुझे डर है कि मुझे पहले भी कोई सहपाठी नहीं मिला है। हुआंग फैंग ने अशिष्टता से कहा कि अभी बिक्री कार्यालय में वान टोंगटोंग का प्रदर्शन लोगों को खुश नहीं करेगा। मुझे कुछ और करना है, पहले जाओ। हुआंग फैंग, मत जाओ। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। जब तक तुम मुझे माफ करोगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जाहिर तौर पर वान टोंगटोंग का हार मानने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि वह नहीं जानता कि हुआंग फैंग के साथ क्या हुआ। वान टोंगटोंग जानता है कि हुआंग फैंग अब एक वास्तविक अमीर आदमी है। वो इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती है? मिस वांग, कृपया मेरे प्रेमी को परेशान करना बंद करें। मेरे प्रेमी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। एक महिला के रूप में यदि आप एक चेहरा चाहती हैं तो कृपया मुझे परेशान करना बंद करें, सु यूमो ने कहा। मैं हुआंग फैंग से बात कर रहा हूँ। आपके साथ क्या मामला है? हुआंग फैंग के प्रति वान टोंगटोंग कम उत्साही है क्योंकि वो हुआंग फैंग के पास रहना चाहती है, लेकिन सु यूमो के प्रति उसका कोई अच्छा रवैया नहीं है। सु यूमो न केवल अब हुआंग फैंग की प्रेमिका है बल्कि पहले भी फैंग हाई की प्रशंसक रही है। इसलिए वान टोंगटोंग के मन में सु यूमो के बारे में कोई अच्छी भावना नहीं है। ये तुम ही हो जो एक ऐसी लोमड़ी हो। यदि ये तुम्हारे लिए नहीं होती तो हुआंग फैंग मुझे कैसे छोड़ देता? ये सब तुम्हारी गलती है। वान टोंगटोंग ने सु यूमो की ओर इशारा किया और कहा, जाहिर है वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वो अपने मूल घमंड के कारण हुआंग फैंग को छोड़ दिया था। वो अन्य लोगों की इच्छाओं को देखना पसंद करती है। ये काफी है वान टोंगटोंग, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दूंगा। यदि आप यूमो से दोबारा इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं तो मेरी असभ्यता के लिए मुझे दोष न दें। हुआंग फैंग ने भारी चेहरे के साथ वान टोंगटोंग से कहा कि वो वान को सहन कर सकता है टोंगटोंग का उससे पहले उलझना। हालांकि जब उसने सु यूमो से इस तरह बात की तो हुआंग फैंग इसे सहन नहीं कर सका। सु यूमो ने अपने लिए बहुत त्याग किया था। हुआंग फैंग नहीं चाहता था कि उसे और कोई शिकायत झेलनी पड़े। वान टोंगटोंग और क्या कहना चाहते हैं? हालांकि जब उसने हुआंग फैंग की लोगों को मारने की अभिव्यक्ति देखी तो उसे नहीं पता था कि कैसे उसके शब्द उसके मुंह में थे, लेकिन उसने एक वाक्य कहा। उसे बस यह महसूस हुआ कि इस समय हुआंग फैंग कितना अजीब था। उनकी राय में हुआंग फैंग ने कभी भी उनके सामने इस रवैये के साथ बात नहीं की। इसके अलावा यहाँ तक कि उसके सामने अन्य छात्रों, हुआंग फैंग भी यह हमेशा लोगों को एक बहुत ही सामान्य, यहाँ तक कि बहुत कमजोर भावना देता है। हालांकि जब हुआंग फैंग गुस्से में थे तो वान टोंगटोंग को बहुत अजीब लगा। हुआंग फैंग के सामने वो डर जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे हुआंग फैंग लाश पहाड़ की हड्डियों के समुद्र से बाहर आई थी, भले ही वो उसे अपनी आंखों से मार सकती थी। इसके अलावा हुआंग फैंग में उसे गुस्सा नहीं बल्कि शक्तिशाली होने की गति भी महसूस हुई। यहाँ तक कि फैंग हाई में भी उसने इसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। वान टोंगटोंग अब जब हुआंग फैंग गुस्से में थी तो उसने बोलने की भी हिम्मत नहीं की। वान टोंगटोंग को देखकर हुआंग फैंग को उसकी परवाह नहीं है। वो सु यूमो को खींचता है और बस में चढ़ जाता है। फिर वो वान टोंगटोंग की ओर देखे बिना ही चला जाता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1019 कौन सा बार गलत है? हुआंग फैंग की कार को धीरे धीरे दूर जाते देख उसके दिल में व्याप्त उत्पीड़न की भावना आखिरकार गायब हो गई। वान टोंगटोंग ने एक बड़ी सांस ली और फिर जटिल चेहरे के साथ हुआंग फैंग के प्रस्थान की दिशा को देखा। हुआंग फैंग की कार, जिसे उसने अभी देखा, वास्तव में एक क्लास स्पोर्ट्स कार है। इसके अलावा जब वो इसे देखती है तो यह नहीं जानती कि यह सामान्य नहीं है। भले ही वो सामान्य समय में जानबूझकर कुछ लग्जरी कारों को जानती हो, वो जान सकती है कि कौन सा स्टॉक समृद्ध और संभावित है। हालांकि उसने हुआंग फैंग जैसी लग्जरी कार कभी नहीं देखी है। इस समय वान टोंगटोंग भी अधिक निश्चित है कि हुआंग फैंग वास्तव में अमीर है और वो बहुत अमीर है।
वो न केवल विला खरीद सकता है बल्कि वो कार भी खरीद सकता है, जो एक क्लास स्पोर्ट्स कार है जिसे आम लोग अपने जीवन काल में नहीं खरीद सकते। और जितना अधिक वांग टोम टॉम उतना ही अधिक पछतावा है, उतना ही अधिक अनिच्छुक है। तुम्हें पता है, अगर उसने हुआंगफेंग को नहीं छोड़ा तो ये सब अब उसका है, हुआंगफेंग की कार में बैठी सुयुमो का नहीं। पहले सोचा ये सब उसके अपने कारणों के कारण है कि उसने उच्च वर्ग में अपना जीवन खो दिया,